तम शो शाम का समय था जब गुतेंग, जो दक्षिणी जंगल की गश्त पर था, तेजी से जियांग शुआन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। नेता, दक्षिणी जंगल से कुछ घुमंतु आए हैं, उसने कहा। जियांग शुआन ने सोचा कि जनजाति के सदस्यों को सरल संख्याएं सिखाना कितना आवश्यक है। जैसे जैसे जनजाति बढ़ रही थी, संसाधनों की संख्या भी बढ़ रही थी, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। यह काम सर्दियों में किया जा सकता था, जब भारी बर्फ पहाड़ों को ढक देती थी। जैसे ही वे घुमंतुओं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पेड़ों पर कई खोपड़ियां लटकी हुई थीं, जो हवा में झूल रही थीं। यह दृश्य उन्हें चौंका देता है। हिम्मत जुटाकर वे उस क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, तभी एक विशाल गरुड़ उनके सामने आता है। गरुड़ की विशालता ने एक तेज हवा का झोंका पैदा किया, जिससे घुमंतु डर गए। लेकिन जिंगजिए ने ध्यान से देखा कि गरुड़ उन पर हमला नहीं कर रहा था, इसलिए उसने घुमंतुओं को शांत किया। जब वे अंततः वाइन जनजाति के बाहरी इलाके में पहुंचे, तो रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन वाइन जनजाति के खेतों में एक विशाल अग्नि जल रही थी। जैसे ही वे वाइन जनजाति के पास पहुंचे, घुमंतु की उत्सुकता और बढ़ गई। जिंगजिए ने उत्साह से कहा, वहां एक घर है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि एक पुरानी चुड़ैल का घर सामने था। वह बड़ा पक्षी भी घर के पास है। ओह, यह तो घर से भी बड़ा है, उसके साथी ने चकित होकर कहा। घुमंतुओं के बीच हलचल बढ़ गई। यह तो जनजाति का युद्ध पालतू होना चाहिए, किसी ने कहा। जिंगजिए की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वे घने जंगल से बाहर निकले, उन्हें वाइन जनजाति का बाहरी इलाका दिखाई दिया। गरुड़ ने उन पर एक ठंडी नजर डाली, फिर मांस पर चोंच मारने लगा। यह दृश्य घुमंतुओं के लिए अद्भुत था। उन्होंने सोचा, इतनी शक्तिशाली युद्ध पालतू होने का मतलब है कि यह जनजाति बहुत बड़ी होगी। जिंगजिए ने अपने दिल में गर्व महसूस किया जैसे ही उसने उस विशाल गरुड़ को देखा। यह सब कुछ उनके लिए नया था, और उनकी आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। जियांग शुआन ने देखा कि घुमंतुओं की उत्सुकता बढ़ रही है, और उसने सोचा कि यह सही समय है कि उन्हें जनजाति के बारे में और जानकारी दी जाए। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन वाइन जनजाति का अग्नि प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। घुमंतुओं ने देखा कि जनजाति के लोग एकत्रित हो रहे थे, उनकी आवाजें और हंसी हवा में गूंज रही थी। जियांग शुआन ने घुमंतुओं को इकट्ठा किया और कहा, यहाँ की जनजाति का इतिहास बहुत पुराना है। वे युद्ध में कुशल हैं और उनके पास शक्तिशाली पालतू जानवर हैं। घुमंतुओं ने ध्यान से सुना, उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। जैसे जैसे जियांग शुआन ने अपनी बातें जारी रखी, उन्होंने महसूस किया कि यह जनजाति केवल एक सामान्य जनजाति नहीं है, बल्कि एक ऐसा समुदाय है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। जिंगजिए ने कहा, क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम कितने मेहनती हो। घुमंतुओं के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई दी। वे एक नई जिंदगी की तलाश में थे, और इस जनजाति में उन्हें एक नया घर मिल सकता था। आग की गर्मी ने उन्हें एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया। जैसे जैसे रात गहराती गई, वाइन जनजाति के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ इकट्ठा होने लगे। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए, उसकी उपस्थिति से सभी को गर्व महसूस हुआ। जियांग शुआन ने घुमंतुओं को बताया कि यह गरुड़ केवल एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करने वाला साथी है। यह हमें दुश्मनों से बचाता है, उसने कहा। घुमंतुओं ने गरुड़ की ओर देखा। उसकी विशालता और शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया। जिंगजिए ने कहा, क्या हम भी इसे पाल सकते हैं? जियांग शुआन ने उत्तर दिया, यह केवल मेहनत और समर्पण से संभव है। घुमंतुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे इस जनजाति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी मेहनत और लगन से साबित करना होगा। आग की गर्मी ने उन्हें एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया, और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत का सपना देखा। रात का अंधेरा गहराता गया, और वाइन जनजाति के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ इकट्ठा होने लगे। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए। उसकी उपस्थिति से सभी को गर्व महसूस हुआ। जियांग शुआन ने घुमंतुओं को बताया कि यह गरुड़ केवल एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करने वाला साथी है। यह हमें दुश्मनों से बचाता है, उसने कहा। घुमंतुओं ने गरुड़ की ओर देखा। उसकी विशालता और शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया। जिंगजिए ने कहा, क्या हम भी इसे पाल सकते हैं? जियांग शुआन ने उत्तर दिया, यह केवल मेहनत और समर्पण से संभव है। घुमंतुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे इस जनजाति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी मेहनत और लगन से साबित करना होगा। आग की गर्मी ने उन्हें एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया, और उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत का सपना देखा। पुरानी चुड़ैल ने एक पत्थर की चाकू से अपने शिकार से मांस का एक टुकड़ा काटा, और फिर उसे पकाने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में डालने के लिए अंदर चली गई। उसकी उम्र ने उसे थका दिया था, और उसकी अंतिम किरणें प्राचीन बेल पर पड़ रही थी, जिससे वह नारंगी लाल रंग के आवरण में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी, जो उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। जिंगजिए की आंखें उस विशाल प्राचीन बेल पर स्थिर और सुस्त थीं। दृश्य ने उस पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। यह बेल जनजाति का क्षेत्र है। तुम किस जनजाति से हो? उस क्षण एक आवाज ने जिंगजिए का ध्यान प्राचीन बेल से वापस जमीन पर खींच लिया। जिंगजिए ने तुरंत जियांग शुआन को देखा, और उसके पीछे बेल जनजाति के योद्धा थे। उसने जियांग शुआन और अन्य के चेहरों पर टोटेम पैटर्न देखे, साथ ही विशिष्ट एक रंग के योद्धा की क्षैतिज धारियों को भी। जिंगजिए ने जल्दी से कहा, हम एक भटकने वाले समूह हैं जो अपनी जनजाति को खो चुके हैं। एक ऐसी जनजाति की तलाश कर रहे हैं जो हमें अपने में शामिल करे। जिंगजिए की आंखें उस विशाल प्राचीन बेल पर स्थिर थीं, जैसे वह किसी जादुई दुनिया में खो गया हो। बेल की मोटी शाखाएं और हरे पत्ते सूर्य की अंतिम किरणों में चमक रहे थे, जैसे वे किसी रहस्यमय शक्ति से भरे हुए हो। जिंगजिए का मन उस बेल की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल था। तभी जियांग शुआन की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। हम एक छोटे जनजाति हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक प्रकार की निराशा थी।
जिंगजिए का दिल धड़क उठा, जैसे किसी ने उसे अचानक से झकझोर दिया हो। उसने सोचा था कि वह एक बड़ी जनजाति को खोजने में सफल होगा, लेकिन अब उसे पता चला कि यह केवल एक छोटी सी जनजाति है। उसके मन में आशा की किरणें धीरे धीरे बुझने लगी। जियांग शुआन के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी और जिंगजिए ने महसूस किया कि उसके सपने चूर चूर हो रहे हैं। उसने चारों ओर देखा, केवल 7-8 बांस के घर और एक खाली मैदान ही दिखाई दिया। उसकी आंखों में निराशा की छाया थी, जैसे वह किसी गहरे अंधकार में खो गया हो। क्या यह एक बड़ी जनजाति है? उसने अनायास ही पूछा। जियांग शुआन ने सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। नहीं, हम केवल एक छोटी जनजाति हैं। जिंगजिए के मन में एक तूफान चल रहा था। उसके सपनों का आधार, जो उसे इस भटकते समूह को एकत्रित करने के लिए प्रेरित करता था, अब चूर-चूर हो गया था। उसने सोचा था कि वह एक बड़ी जनजाति को खोजने में सफल होगा, लेकिन अब उसे केवल एक छोटी जनजाति का सामना करना पड़ा। उसके मन में एक गहरी निराशा थी, जैसे उसके दिल में कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। जियांग शुआन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हम केवल एक छोटे जनजाति हैं। यह वाक्य उसके लिए एक गहरा आघात था। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे केवल बांस के कुछ घर और एक सुनसान मैदान ही दिखाई दिया। उसके मन में विचारों का जाल बुनने लगा। क्या यह सब व्यर्थ था? क्या वह अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जा सका? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की निराशा को समेटने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में एक सवाल था, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? जिंगजिए ने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। उसने देखा कि उसके साथियों के चेहरे पर भी चिंता और निराशा की छाया थी। वे सभी एक नई जगह की तलाश में थे, लेकिन अब उन्हें यह पता चला कि यह केवल एक छोटी जनजाति है। जियांग शुआन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई चिंता स्पष्ट थी। जिंगजिए ने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी, जो उसके दिल की धड़कन को दर्शा रही थी। जियांग शुआन ने उसे देखा और कहा, हमें यहाँ रहना चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जिंगजिए ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवालों की बाढ़ थी। क्या यह सही निर्णय था? क्या वे यहाँ सुरक्षित रहेंगे? उसके मन में अंधेरे विचारों का जाल बुनने लगा, जैसे वह किसी गहरे संकट में फंस गया हो। जिंगजी ने अपने साथियों की ओर देखा और उनके चेहरों पर चिंता और निराशा की छाया देखी। वह जानता था कि उनकी यात्रा कितनी कठिन रही है और अब जब वे एक नई जगह पर पहुंचे हैं, तो उन्हें एक छोटी जनजाति का सामना करना पड़ा। जियांग शुआन ने कहा, हमें यहाँ रहना चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जिंगजी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में एक गहरी निराशा थी। उसने सोचा, क्या हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे? क्या यह सही निर्णय है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने अपने साथियों को देखा और उन्हें भी उसकी चिंता का एहसास हुआ। वे सभी एक नई जगह की तलाश में थे, लेकिन अब उन्हें यह पता चला कि यह केवल एक छोटी जनजाति है। जिंगजी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की निराशा को समेटने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में एक सवाल था, क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? सपनों और वास्तविकता के बीच का विशाल अंतर उसे लगभग अभिभूत कर रहा था। कैसे कैसे ऐसा हो सकता है? जिंगजिए एक जगह पर जड़वत खड़ा था, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वह पूरी तरह से असहाय और भ्रमित महसूस कर रहा था। जियांग शुआन ने उनके भावनाओं में बदलाव को महसूस किया, यह नहीं जानते हुए कि यह उसके दिल में इतना दर्द क्यों पैदा कर रहा है। हालांकि उसकी वाइन जनजाति इतनी बड़ी संख्या में घुमंतुओं को नहीं ले सकती थी। जियांग शुआन ने धीरे से कहा, हम 30 घुमंतुओं को भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। जिंगजिए ने अंततः अपने होश में लौटते हुए कठिनाई से कहा, लेकिन यहाँ तो हमसे कहीं ज्यादा घुमंतु हैं। उसके पीछे एक मध्य आयु का घुमंतु चिल्लाया, मौसम ठंडा हो रहा है और जल्द ही बर्फबारी होगी। बिना किसी जनजाति के हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मैं नहीं मरना चाहता। वाह वाह वाह। घुमंतुओं के बीच उदासी फैल गई और आकाश में रोने की आवाजें गूंजने लगी। एक अपेक्षाकृत मजबूत घुमंतु ने भीड़ को चीरते हुए जियांग शुआन के पास आया। अपने हाथों की मांसपेशियों को दिखाते हुए कहा, मुझे ले लो, मैं मजबूत हूं और जनजाति की शिकार में मदद कर सकता हूं। अन्य घुमंतु भी प्रतिक्रिया देने लगे। जियांग शुआन के पास दौड़ते हुए वाइन जनजाति में शामिल होने के लिए क्लैमरिंग करने लगे। उन्हें डर था कि अगर अन्य लोग शामिल हो गए तो वे खुद छोड़ दिए जाएंगे और अंततः जंगल में मर जाएंगे। केवल जिंगजिए चुप रहा, अभी तक टूटे हुए सपनों की स्थिति से उबर नहीं पाया था। जियांग शुआन की आंखों में तनाव और चिंता की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि घुमंतुओं के चेहरों पर डर और निराशा का मिश्रण था। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया और उसे महसूस हुआ कि समय तेजी से बीत रहा है। रुको। जियांग शुआन ने अपना सिर झुका लिया, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। उसके मन में एक विचार आया, अगर वह थोड़ी कठोरता दिखाए तो वह केवल सबसे अच्छे शारीरिक स्थिति वाले 30 घुमंतुओं को ही ले सकता है, लेकिन ऐसा करने पर बाकी घुमंतु शायद इस सर्दी में जीवित नहीं रहेंगे। जियांग शुआन के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। अगर वह सभी 100 घुमंतुओं को वाइन जनजाति में ले जाता है तो जनजाति की जनसंख्या तुरंत बढ़ जाएगी और यह एक वास्तविक छोटी जनजाति में बदल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी समझ था कि इतनी बड़ी संख्या में घुमंतुओं को समायोजित करना आसान नहीं होगा। वाइन जनजाति में पहले से मौजूद भोजन निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा और लोग भूख से मर सकते हैं। जियांग शुआन का दिल भारी हो गया, क्योंकि वाइन जनजाति बहुत नाजुक थी। एक छोटी सी गलती से इसका विनाश हो सकता था। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को ऊंचा किया, मैं आपको स्वीकार करूंगा। यह शब्द उसके मुंह से निकले और जैसे ही उसने कहा, घुमंतुओं के चेहरे पर आशा की एक नई किरण चमक उठी। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे एक दूसरे को गले लगाने लगे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उसने केवल एक निर्णय नहीं लिया, बल्कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। ठंडी हवा ने उनके चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार किया और वह जानता था कि यह एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। जिंगजिए ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हम सब मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे, उसने कहा, और जियांग शुआन ने उसकी बातों में सहमति जताई।
घुमंतु अब एक नई उम्मीद के साथ जियांग शुआन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, जैसे कि वे एक नए परिवार का हिस्सा बन गए हों। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई जिम्मेदारी महसूस की और उसने ठान लिया कि वह अपनी जनजाति की रक्षा करेगा। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। ठंडी हवा में एक नई खुशबू थी, जैसे कि जीवन की नई कहानी शुरू हो रही हो। जियांग शुआन ने पीछे मुड़कर चीशाओ और गुतेंग की ओर देखा, उनकी आंखों में सवाल था, आपकी क्या राय है? चीशाओ ने जियांग शुआन को विश्वास भरी नजरों से देखा और कहा, आप नेता हैं, आप निर्णय लें। गुतेंग और अन्य ने सिर हिलाया, उनके मन में ये बात स्पष्ट थी कि ऐसे बड़े निर्णय हमेशा नेता या जादूगर द्वारा लिए जाते हैं। वाइन जनजाति में कोई जादूगर नहीं था, इसलिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह से नेता पर था। जियो से एक एकल रंग योद्धा के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शाता था, जो उसे भटकने वालों में कुछ अधिकार देता था। भटकने वाले चिंतित लेकिन जियांग शुआन का विरोध करने की हिम्मत न रखते हुए धीरे धीरे पीछे हट गए, जिससे जिंग जिए आगे आ सके। मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवित रहने का तरीका खोजना है ना? जियांग शुआन के शब्दों ने जिंग जिए को धीरे धीरे अपना सिर उठाने के लिए प्रेरित किया। वह स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं था, बस अपने सपनों के टूटने से डेवस्टेटेड था और अभी ठीक नहीं हो पाया था। जियांग शुआन ने देखा कि जिंग जिए की आंखों में फिर से प्रकाश आ रहा है, तो उसने आगे कहा, अब आपके पास दो विकल्प हैं, ध्यान से सुने। जियांग शुआन ने कहा, कल दोपहर वाइन जनजाति के अनुष्ठान का दिन है, आप देख सकते हैं, और अनुष्ठान के बाद मुझे अपना निर्णय बताएं। जिंग जिए ने जियांग शुआन के शब्द सुनकर बेबस होकर सिर हिलाया, उसे सच में सोचने के लिए समय चाहिए था। जियांग शुआन ने गू तेंग की ओर मुड़कर कहा, जाओ, गान सॉन्ग और अन्य लोगों को खोजो, अलाव जलाओ और इन भटकने वालों को आश्रय बनाने में मदद करो। ठीक है। गू तेंग ने तुरंत जनजाति की ओर लौटकर गान सॉन्ग और अन्य को बुलाने का काम किया। जल्द ही वाइन जनजाति के बाहरी इलाके में अलाव जलाए गए और भटकने वाले और जनजातीय लोग मिलकर अस्थायी आश्रय बनाने के लिए काम करने लगे। जैसे ही आश्रय बने, जियांग शुआन ने भटकने वालों के लिए कुछ भोजन भेजा, जो उन्हें मुश्किल से भरने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह उनके पेट भरने के लिए असंभव था। अंततः 100 से अधिक भटकने वाले अस्थायी आश्रयों में ठंड के बीच इकट्ठा हुए, अलाव के चारों ओर सिमटकर एंग्शियसली अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अलाव की गर्मी ने ठंड को थोड़ी राहत दी, भटकने वाले एक दूसरे के करीब सिमट गए। उनकी आंखों में चिंता और अनिश्चितता का समावेश था। जियांग शुआन ने देखा कि वे कितने परेशान और डरे हुए थे। उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि वह उन्हें इस कठिन समय से निकालेंगे। अलाव की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, जैसे कि वे भी इन लोगों की मदद के लिए प्रार्थना कर रही हों। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। उसने अपने साथियों से कहा, हम सब एक साथ हैं और हम इस कठिनाई का सामना करेंगे। भटकने वालों ने उसकी बातों में एक नई ऊर्जा पाई। जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे अकेले नहीं हैं और वाइन जनजाति उनकी मदद के लिए खड़ी है। धीरे धीरे उनकी चिंताएं कम होने लगी और उनमें एकता का भाव जागृत हुआ। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अलाव के चारों ओर बैठकर अपनी कहानियां साझा करने लगे। रात की ठंड में उनकी आवाजें एक नई उम्मीद की लहर के साथ गूंजने लगी। जैसे ही रात गहराने लगी, जियांग शुआन ने अपने साथियों को निर्देश दिए कि वे अगले दिन के अनुष्ठान की तैयारी करें। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। भटकने वालों की आंखों में उम्मीद की चमक थी और जियांग शुआन ने ठान लिया कि वह उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। उन्होंने अलाव की ओर देखा, जहां की लपटें अभी भी जीवित थीं, जैसे कि वे भी इस संघर्ष में उनके साथ थीं। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वह इन लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाएंगे। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हर संभव प्रयास करेगा। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता गया, जियांग शुआन ने अपने मन में एक नई योजना बनाई, जो उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए थी। उसने अपने साथियों को एकत्र किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया, जिससे सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह की पहली किरणें जब धरती पर बिखरने लगी, तब वाइन जनजाति के सभी सदस्य एकत्रित होकर बलिदान समारोह की तैयारी में जुट गए। जादूगरनी ने उसे बताया, जब तुम जादू का उच्चारण करोगी तो तुम्हें पूरी सिंसेरिटी के साथ करना होगा, अपने हाथों को इस तरह सीधा फैलाना होगा। उसने एक जटिल और सूखी जादुई मंत्र का उच्चारण किया, जिसकी लय ने सुनने वालों के दिलों में एक अद्भुत उत्साह भर दिया। जादूगरनी ने कहा, तुम में अद्भुत प्रतिभा है और तुम जल्दी सीखती हो। ये बुलाने वाले मंत्र और आशीर्वाद के मंत्र उन लोगों के लिए कठिन होते हैं जिनमें प्रतिभा नहीं होती। चीशाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसे इस अनुष्ठान के महत्व का पूरा एहसास था। यह न केवल वाइन जनजाति के लिए पहला बलिदान समारोह था, बल्कि यह दिन गण सॉन्ग और अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे आधिकारिक रूप से जनजाति के सदस्य बन रहे थे। 100 से अधिक नए वॉन्डरर्स इस समारोह को देख रहे थे। चीशाओ, जो मुख्य पुजारी थी, उसकी हर हरकत समारोह के परिणाम को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए उस पर भारी दबाव था। लेकिन उसने डर को अपने मन से निकाल दिया और इस जिम्मेदारी को दृढ़ता से स्वीकार किया। बांस के घर से बाहर निकलते हुए उसने जादूगरनी को अंदर छोड़ दिया, जो गंभीरता से अपने वृद्ध चेहरे पर ईगल जनजाति का टोटेम पैटर्न बना रही थी। उसने इसे बार बार किया था, लेकिन हर बार इसे गंभीरता से लेती थी। यह समारोह में उपस्थित होने के लिए जियांग शुआन द्वारा आमंत्रित किया गया था और टोटफोन बनाना वाइन जनजाति के प्रति उसकी सबसे बुनियादी सम्मान था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आकाश में फैलने लगी, वाइन जनजाति के सभी सदस्य एकत्रित होकर बलिदान समारोह की तैयारी में जुट गए। जादूगरनी ने उसे बताया, जब तुम जादू का उच्चारण करोगी तो तुम्हें पूरी सिंसेरिटी के साथ करना होगा, अपने हाथों को इस तरह सीधा फैलाना
होगा। उसने एक जटिल और सूखी जादुई मंत्र का उच्चारण किया, जिसकी लय ने सुनने वालों के दिलों में एक अद्भुत उत्साह भर दिया। जादूगरनी ने कहा, तुम में अद्भुत प्रतिभा है और तुम जल्दी सीखती हो। ये बुलाने वाले मंत्र और आशीर्वाद के मंत्र उन लोगों के लिए कठिन होते हैं जिनमें प्रतिभा नहीं होती। चीशाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसे इस अनुष्ठान के महत्व का पूरा एहसास था। यह न केवल वाइन जनजाति के लिए पहला बलिदान समारोह था, बल्कि यह दिन गणसोंग और अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे आधिकारिक रूप से जनजाति के सदस्य बन रहे थे। 100 से अधिक नए वॉन्डरर्स इस समारोह को देख रहे थे। चीशाओ, जो मुख्य पुजारी थी, उसकी हर हरकत समारोह के परिणाम को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए उस पर भारी दबाव था। लेकिन उसने डर को अपने मन से निकाल दिया और इस जिम्मेदारी को दृढ़ता से स्वीकार किया। बांस के घर से बाहर निकलते हुए उसने जादूगरनी को अंदर छोड़ दिया, जो गंभीरता से अपने वृद्ध चेहरे पर ईगल जनजाति का टोटेम पैटर्न बना रही थी। उसने इसे बार बार किया था, लेकिन हर बार इसे गंभीरता से लेती थी। यह समारोह में उपस्थित होने के लिए जियांग शुआन द्वारा आमंत्रित किया गया था और टोटेम बनाना वाइन जनजाति के प्रति उसकी सबसे बुनियादी सम्मान था। जैसे ही ची शाओ ने बांस के घर से बाहर कदम रखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसने अपने चारों ओर देखा, सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत उत्साह और चिंता का मिश्रण था। यह दिन उनके लिए विशेष था और सभी जानते थे कि यह बलिदान समारोह उनकी परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ची शाओ ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस अवसर को सफल बनाएगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसने अपनी सांस को गहरा किया। जैसे ही वह जनजाति के वेदी की ओर बढ़ी, उसके कदमों में एक निश्चितता थी। चारों ओर से आने वाली आवाजें, जैसे कि लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। वह जानती थी कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है और जनजाति के लिए गर्व का कारण बनना है। जैसे ही वह वेदी के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी की आंखों में उसकी ओर देखने की उत्सुकता थी। यह एक ऐसा क्षण था जब उसे लगा कि समय थम गया हो। उसने अपने हाथों को सीधा फैलाया और जादूगरनी की बातों को याद करते हुए मंत्र का उच्चारण करने लगी। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जैसे जैसे वह मंत्र का उच्चारण करती गई, उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कि प्रकृति भी उसकी बातों को सुन रही हो। जैसे ही जिंगजे और वांडरर्स ने एकजुट होकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, उनके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा। ठंडी हवा अब उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा के साथ बह रही थी। वे एक दूसरे के साथ चल रहे थे और उनके कदमों की आवाज जंगल की शांति को तोड़ रही थी। जिंगजे ने अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा किया। हम एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उसकी आवाज में जोश था, जो सभी के दिलों में एक नई आशा भर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके मन में एक नई भावना जागृत होने लगी। वे अब केवल वांडरर्स नहीं थे, बल्कि एक मजबूत समूह बन गए थे। जंगल की गहराई में उन्होंने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। जिंगजे ने अपने चारों ओर देखा और उसे अपने साथियों की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। वे अब डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हर कदम के साथ उनकी एकजुटता और भी मजबूत होती गई। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर इस कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। दिल में हलचल और मन में उथल-पुथल के साथ जिंगजे ने रहस्यमय वातावरण का निर्माण कर रहे थे। चारों ओर 8 टोटेम खंभे भी जानवरों के रक्त से सने हुए थे, जो एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण कर रहे थे। यहाँ तक कि पुरानी जादूगरनी भी इस विशाल बलिदान की संख्या से चकित थी, जो कई छोटे जनजातियों के बलिदान के पैमाने से कहीं अधिक थी। 3 विशाल कढ़ाइयों में भरे खाद्य पदार्थों को देखकर पुरानी जादूगरनी ने कहा, बस उनके बलिदान समारोह को देखकर कौन कह सकता है कि यह एक छोटी जनजाति है। बैल जनजाति के सदस्य स्नान करके अपने सबसे अच्छे जानवरों की खाल के कपड़े पहनकर, अपने सबसे अच्छे जानवरों के दांत और सींग के आभूषण पहनकर, गंभीर चेहरों और उत्साहित दिलों के साथ वेदी के सामने खड़े थे। एक पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित पुरानी जादूगरनी बाईं ओर आगे खड़ी थी, जबकि 100 से अधिक वॉन्डरर्स पीछे खड़े थे। बैल जनजाति के समारोह की प्रतीक्षा कर रहे थे। जियांग शुआन ने सूरज की स्थिति की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, शरद समारोह अब शुरू होता है। सभी के मन में तनाव बढ़ गया, यहाँ तक कि वॉन्डरर्स ने फुसफुसाना भी बंद कर दिया और वेदी की ओर ध्यान से देखने लगे। चीशाओ ने गहरी सांस ली, अपने जानवरों की खाल के जूते उतारे और नंगे पांव 3 मीटर ऊंची वेदी पर कदम दर कदम चढ़ने लगी। जैसे ही चीशाओ ने वेदी पर कदम रखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ओर उपस्थित जनजाति के सदस्य उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और श्रद्धा का मिश्रण था। वेदी पर चढ़ते हुए उसने अपने पैरों के नीचे की ठंडी और कठोर सतह को महसूस किया, जो उसे इस पवित्र स्थान की महत्ता का एहसास दिला रही थी। उसके मन में एक अद्भुत भावना उमड़ रही थी, जैसे वह किसी महान कार्य का हिस्सा बन रही हो। चारों ओर से उठती हुई मंत्रों की गूंज और तालियों की आवाज ने वातावरण को और भी भव्य बना दिया। जंगली फलों की मीठी खुशबू हवा में फैली हुई थी, जो सभी उपस्थित लोगों को सम्मोहित कर रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जनजाति के मुखिया ने उसे देखा और गर्व से मुस्कुराया, जैसे वह उसे आशीर्वाद दे रहा हो। चीशाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में प्रार्थना करने लगी। उसकी आवाज धीरे धीरे मंत्रों के साथ मिलकर गूंजने लगी। इस क्षण ने उसे एक नई शक्ति दी, जैसे वह अपने पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ गई हो। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जो सभी को एकजुट कर रही थी। बलिदान समारोह की महत्ता और जनजाति की एकता ने उसे गहराई से छू लिया। जैसे ही बलिदान समारोह का मुख्य भाग शुरू हुआ, जनजाति के मुखिया ने एक प्राचीन पत्थर की चाकू को उठाया। उसकी आंखों में गंभीरता और श्रद्धा की चमक थी। उसने धीरे धीरे कढ़ाई में से एक जंगली फल को उठाया और उसे वेदी पर रखा। यह एक
प्रतीक था जो जनजाति की समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक था। चारों ओर उपस्थित जनजाति के सदस्य एक सुर में मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाजें मिलकर एक अद्भुत संगीत का निर्माण कर रही थी। वातावरण में एक गहरी शांति थी जो सभी के दिलों को छू रही थी। जिंगजिए ने भी इस क्षण को महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से भरी हुई थी। उसने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वह अपनी जनजाति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जैसे ही बलिदान का रक्त बहने लगा, चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार हुआ। जनजाति के सदस्य एकजुट होकर अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे और उनकी आत्माओं को बुला रहे थे। यह क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक नई शक्ति का। जिंगजिए ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी पूरी जनजाति है। बलिदान का यह समारोह उन्हें एकजुट कर रहा था और वह जानती थी कि यह उनकी पहचान और अस्तित्व का हिस्सा है। जैसे ही चीशाओ ने मंत्र का उच्चारण किया, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आया। हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे ताजगी और जीवन का संचार हो रहा हो। पत्थर के पर्वत की ऊंचाई से दिव्य बेल की चमकती हरी पत्तियां सूरज की किरणों में झिलमिलाती थी, जैसे वे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। जड़ों का लिपटना और वेदी के चारों ओर चढ़ना एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सभी यात्रियों की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। एक ने कहा, क्या यह सच है? क्या हम वास्तव में टोटेम देवता को देख रहे हैं? उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी, जैसे वह अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। अन्य ने उसे चुप करा दिया। चुप रहो, यह हमारे लिए शुभ नहीं है। वातावरण में एक गूंज थी, जैसे कि पर्वत भी उनकी बात सुन रहा हो। चीशाओ ने अपने चारों ओर देखा। जड़ों की लिपटने की भावना उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गई हो।
जैसे ही चिशाओ ने मंत्र का उच्चारण किया, उसके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत जादू से भर गया। पत्थर के पर्वत की ऊंचाई से दिव्य बैल की चमकती हरी पत्तियां सूरज की किरणों में झिलमिलाती थी, जैसे वे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। जड़ों का लिपटना को देख रहे हैं। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी, जैसे वह अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। अन्य ने उसे चुप करा दिया। चुप रहो, यह हमारे लिए शुभ नहीं है। वातावरण में एक गूंज थी, जैसे कि पर्वत भी उनकी बात सुन रहा हो। चिशाओ ने अपने चारों ओर देखा। जड़ों की लिपटने की भावना उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गई हो। दिव्य बैल की जड़ों ने उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह उसे छू नहीं रही थी। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़ गई हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में प्रार्थना की, हे स्वर्ग, मुझे इस शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दें। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वह किसी महान कार्य के लिए तैयार हो रही हो। जैसे ही चिशाओ ने मंत्र का उच्चारण किया, उसके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत जादू से भर गया। पत्थर के पर्वत की ऊंचाई से दिव्य बैल की चमकती हरी पत्तियां सूरज की किरणों में झिलमिलाती थी, जैसे वे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। जड़ों का लिपटना और वेदी के चारों ओर चढ़ना एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सभी यात्रियों की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। एक ने कहा, क्या यह सच है? क्या हम वास्तव में टोटेम देवता को देख रहे हैं? उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी, जैसे वह अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। अन्य ने उसे चुप करा दिया। चुप रहो, यह हमारे लिए शुभ नहीं है। वातावरण में एक गूंज थी, जैसे कि पर्वत भी उनकी बात सुन रहा हो। चिशाओ ने अपने चारों ओर देखा। जड़ों की लिपटने की भावना उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गई हो। दिव्य बैल की जड़ों ने उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह उसे छू नहीं रही थी। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़ गई हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में प्रार्थना की, हे स्वर्ग, मुझे इस शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दें। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वह किसी महान कार्य के लिए तैयार हो रही हो। जैसे ही चिशाओ ने मंत्र का उच्चारण किया, उसके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत जादू से भर गया। पत्थर के पर्वत की ऊंचाई से दिव्य बैल की चमकती हरी पत्तियां सूरज की किरणों में झिलमिलाती थी, जैसे वे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हों। जड़ों का लिपटना और वेदी के चारों ओर चढ़ना एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सभी यात्रियों की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। एक ने कहा, क्या यह सच है? क्या हम वास्तव में टोटेम देवता को देख रहे हैं? उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी, जैसे वह अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। अन्य ने उसे चुप करा दिया। चुप रहो, यह हमारे लिए शुभ नहीं है। वातावरण में एक गूंज थी, जैसे कि पर्वत भी उनकी बात सुन रहा हो। चिशाओ ने अपने चारों ओर देखा। जड़ों की लिपटने की भावना उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गई हो। दिव्य बैल की जड़ों ने उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह उसे छू नहीं रही थी। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़ गई हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में प्रार्थना की, हे स्वर्ग, मुझे इस शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दे। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वह किसी महान कार्य के लिए तैयार हो रही हो। पत्थर के पर्वत पर दिव्य बेल की हरी रोशनी और भी प्रबल होती गई। अचानक बज की एक गूंज सुनाई दी। दिव्य बेल ने अचानक कंपन किया। पत्थर के पर्वत को आधार बनाते हुए उसकी भूमिगत जड़ें फिर से बाहर की ओर फैली, यह संकेत करते हुए कि उसकी दिव्य शक्ति फौर से बढ़ गई थी। अब वह और भी बड़े क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम थी। इसके अलावा भीड़ के नजरों से छिपे हुए अनगिनत सांप, कीड़े, चूहे और चींटियां जो हाइबरनेशन में थीं, दिव्य बेल की जबर को वेदी के पास खड़ा पुराना जादूगर अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहा था। उसने स्पष्ट रूप से एक सड़ते हुए पेड़ पर सफेद जड़ों का एक टुकड़ा चमकते हुए देखा। जब भूमि पर दिव्य शक्ति के उतार चढ़ाव समाप्त हो गए तो उसने चुपचाप अपने पैर से सड़ते हुए पेड़ को कुचल दिया और अंदर केवल एक सूखी कीट की खोल पाई। पुराना जादूगर का चेहरा बदल गया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाया, भयानक भयानक। यह दिव्य बेल उसकी प्रारंभिक धारणा से कहीं अधिक भयानक थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी शक्तिशाली दिव्य बेल ने जनजाति के टोटेम गॉड बनने के लिए सहमति क्यों दी। यह छोटी जनजाति अपनी स्पष्ट शक्ति के साथ पूरी तरह से असंगत विशेषताओं का उत्सर्जन कर रही थी। उदाहरण के लिए वे बर्तन बना सकते थे, जंगली जानवरों को वश में कर सकते थे, अन्य जनजातियों की तुलना में बेहतर कृषि तकनीकें थी और एक अद्भुत टोटेम गॉड का स्वामित्व करते थे। जितना अधिक यह स्पष्ट होता गया, उतना ही पुराना जादूगर इस छोटी जनजाति के भविष्य के प्रति उत्सुक हो गया, यह सोचते हुए कि यह कैसे विकसित होगा। जब दिव्य बेल ने भूमिगत सांपों, कीड़ों, चूहों और चींटियों को साफ किया तो यह स्पष्ट रूप से पोषण प्राप्त कर रही थी। उसकी जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। जैसे ही दिव्य बेल ने अपने चारों ओर के हानिकारक जीवों को समाप्त किया, पुराना जादूगर ने अपने मन में एक विचार को आकार लेना शुरू किया। उसने सोचा कि यह शक्ति केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकती है। लेकिन क्या यह शक्ति उनके नियंत्रण में रहेगी? क्या वे इसे सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे? उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभरने लगी। उसने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वह अपनी जनजाति को इस शक्ति का सही उपयोग सिखाएगा। उसने देखा कि दिव्य बेल की जड़ें अब और भी मजबूत हो गई थीं, जैसे कि वह अपने चारों ओर के जीवों को एकजुट कर रही हो। उसकी सोच में एक नई दिशा आई। क्या यह शक्ति उन्हें एकजुट कर सकती है? क्या वे एक साथ मिलकर इस शक्ति का सामना कर सकते हैं? उसने अपने मन में एक योजना बनाई, एक ऐसा रास्ता जो उनकी जनजाति को इस शक्ति के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे जैसे वह विचारों में खो गया, उसके मन में एक नई आशा जागी। जादूगरनी ने जियांग शुआन की चिंतित आंखों में झांका और कहा, दिव्य बेल उसे जादूगरनी की शक्ति से भर रही है, जो जादूगरनी की शक्ति का प्रतीक है।
जियांग शुआन की आंखों में विस्मय था। सिर्फ वही जादूगरनी जो जादूगरनी की शक्ति से भरी होती है, सच्ची जादूगरनी होती है। उसकी बातों में एक गहराई थी, जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही हो। यह एक विशाल भाग्य है। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में विचारों की लहरें उठने लगी। तुम्हें पता होना चाहिए, अब अधिकांश छोटे कबीले और यहाँ तक कि कई मध्यम आकार के कबीले की जादूगरनियां जादूगरनी की शक्ति से वंचित हैं। जादूगरनी की आवाज में एक गंभीरता थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट कर रही हो। जियांग शुआन को अब समझ में आ रहा था कि ची शाओ को एक अनोखा अवसर मिल रहा था और यह अवसर अत्यंत दुर्लभ था। जादूगरनी ने जो बातें नहीं कही, वे भी उसके मन में गूंजने लगी। यह दिव्य बेल निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। इसके पीछे एक अद्भुत उत्पत्ति थी, जो कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए थी। कुछ समय बाद वेदी पर लिपटी हुई बेलें धीरे धीरे पीछे हटने लगी और चिशाओ का रूप फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी नए संसार में प्रवेश कर रही हो। उसने जियांग शुआन की ओर देखा और उसे आश्वस्त करने के लिए इशारा किया। जियांग शुआन ने ध्यान से देखा। चिशाओ में एक अजीब बदलाव आया था। उसकी आभा अब एक अद्भुत और अलौकिक रूप धारण कर चुकी थी। उसकी आंखों में एक गहरी आकर्षण था, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। एक साधारण नजर ने भी किसी के मन को छू लिया। जियांग शुआन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे वह किसी जादुई शक्ति के प्रभाव में आ गया हो। वह सोचने लगा कि क्या यह वही चिशाओ है जिसे वह जानता था, या फिर यह एक नई शक्ति से भरी हुई जादूगरनी है। उसकी सोच में एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। चिशाओ की उपस्थिति ने उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। जियांग शुआन ने चिशाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित स्वर में पूछा। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अद्भुत प्राप्त किया है। उसकी आवाज में एक नई शक्ति का एहसास था, जैसे वह अपने भीतर एक नई जादूगरनी को महसूस कर रही हो। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में झांका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही चिशाओ है। क्या यह सच है? उसने आश्चर्य से पूछा। चिशाओ ने सिर हिलाया। हाँ, यह सच है। मैं अब एक जादूगरनी हूँ। जियांग शुआन के मन में खुशी और गर्व का एक नया एहसास जाग उठा। उसने चिशाओ को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर की शक्ति ने उसे रोक दिया। तुम्हें समझना होगा, यह शक्ति केवल एक शुरुआत है, चिशाओ ने गंभीरता से कहा। जियांग शुआन ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह अपने भविष्य की ओर देख रहा हो। क्या यह वही परिवर्तन है जो तथाकथित जादुई शक्ति लाई है? यदि चिशाओ की उसकी ओर देखती हुई की शिकायत के एक प्राचीन और रहस्यमय जादुई मंत्र फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार यह एक आह्वान मंत्र नहीं था, बल्कि एक आशीर्वाद मंत्र था। विशाल प्राचीन बेल पर 16 कोमल शाखाएं तेजी से बढ़ने लगी, जो जियांग शुआन, गानसोंग और अन्य पर फैल गईं। टप, एक बूंद जो हरे हीरे के समान थी, जियांग शुआन के सिर पर गिरी और उसके शरीर में समा गई। इसके बाद जियांग शुआन ने महसूस किया कि एक विशाल शक्ति तेजी से उसकी अंगों और नाड़ियों में फैल रही है। उसकी ताकत बढ़ गई। उसकी दृष्टि, गंध, सुनने की क्षमता सभी में सुधार हुआ। जियांग शुआन ने अपनी मुट्ठियां भींची। अपने भीतर की प्रबल शक्ति को महसूस करते हुए उसने खुशी से एक्सक्लेम किया, मैं एक द्विरंग योद्धा बन गया हूँ। पहले जियांग शुआन की ताकत लगभग द्विरंग योद्धा मानक के बराबर थी जब उसने विप्ट्री फल का सेवन किया था, लेकिन अन्य पहलुओं में कमी थी। अब दिव्य बेल का तरल उसे वास्तव में एक द्विरंग योद्धा मानक के बराबर थी जब उसने विप्ट्री फल का सेवन किया था, लेकिन अन्य पहलुओं में कमी थी। अब दिव्य बेल का तरल उसे वास्तव में एक द्विरंग योद्धा बना दिया। यह एक अद्भुत अंतर्दृष्टि थी। यदि अब वह एक जंगली सुअर का सामना करता तो जियांग शुआन निश्चित था कि वह घबराएगा नहीं, क्योंकि एक द्विरंग योद्धा की ताकत एक परिपक्व जंगली सुअर से कम नहीं होती। यह केवल जियांग शुआन नहीं था, गाओ तेंग और शी क्यू भी द्विरंग योद्धा बन गए। नानशिंग थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी ताकत भी द्विरंग योद्धा के करीब थी। जियांग शुआन ने अपनी नई शक्तियों का अनुभव करते हुए अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखा। जैसे ही वह अपनी मुट्ठियां भींचता, उसके भीतर की ऊर्जा एक लहर की तरफ फैलने लगी। वह अपने शरीर में महसूस कर रहा था पक्षियों की चहचहाट और यहाँ तक कि अपने साथियों की धड़कनों को भी सुन सकता था। उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि उसके दोस्त गाओ तेंग और शिक्यू भी इसी तरह की शक्ति का अनुभव कर रहे थे। गाओ तेंग ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हम सब अब द्विरंग योद्धा हैं। यह सुनकर जियांग शुआन का दिल गर्व से भर गया। वह सोचने लगा कि अब वे सभी मिलकर कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जंगली सुअर का सामना करने की कल्पना करते हुए उसके मन में एक अद्भुत साहस का संचार हुआ। उसे यकीन था कि अब वह अपने डर को पीछे छोड़ सकता है। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जो उनकी शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत, जहां वे अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते थे। गणगीत और 12 ने लोग एक रंग के योद्धा बन गए। इस शक्तिशाली ताकत को महसूस करते हुए कई लोग खुशी से विभीत हो गए, क्योंकि यह एक ऐसा आश्चर्य था जिसका उन्होंने पहले केवल सपना देखा था। जब दिव्य बेल ने यह सब किया तो उसकी सभी शाखाएं पीछे हट गई। चिशाओ ने सिर हिलाया। और भी बदलाव है, मुझे अनुकूलित होने के लिए समय चाहिए। जियांग शुआन ने कहा, कोई जल्दी नहीं, अपना समय लो, पहले मुख्य कार्यक्रम पर ध्यान दें। जियांग शुआन और चिशाओ बेल जनजाति के सदस्यों के पास गए। परिचित चेहरों का सामना करते हुए जियांग शुआन ने कहा, मैं अब 2 बातें घोषित करता हूँ। पहली, अब से चिशाओ हमारी बेल जनजाति की जादूगरनी होगी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। कोई आपत्ति नहीं। चिशाओ की पहचान टोटेम भगवान द्वारा स्वीकार की गई थी। दूसरी, जियांग शुआन ने गणगीत और अन्य की ओर देखा, आज से आप 12 लोग आधिकारिक रूप से हमारी बेल जनजाति के सदस्य हैं। बेल जनजाति में आपका स्वागत है। शानदार। 12 लोग आंसुओं में डूब गए। आज के आश्चर्य कई थे। बेल जनजाति की आधिकारिक सदस्यता उनके लिए एक रंग के योद्धा बनने के समान थी। यह दोहरी खुशी थी। एक और बात है, आज रात बेल जनजाति एक अलाव पार्टी का आयोजन करेगी, जिसमें भरपूर भोजन होगा, जिससे सभी दिल खोलकर खा सकें और खेल सकें। हाँ, भीड़ ने उत्साह से जयकारा
जयकारा लगाया, जश्न मनाने के लिए उत्सुक। जैसे ही जश्न का माहौल बनता गया, बैल जनजाति के सदस्य एकत्र होने लगे। चारों ओर हंसी और खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कि हर दिल में एक नया उत्साह जाग उठा हो। अलाव की रोशनी में चेहरों पर चमक थी और गर्मी ने ठंडी रात को जीवंत बना दिया था। जियांग शुआन ने अपने हाथों में एक बड़ा बांसुरी उठाया और उसे अपने होठों से लगाते हुए एक मधुर धुन छेड़ी। धुन सुनकर सभी लोग एकत्रित हो गए, उनके कदम ताल में थिरकने लगे। आओ चलो हम सब मिलकर नृत्य करें, ची शाओ ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में एक जादुई आकर्षण था जिसने सभी को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वे नृत्य करने लगे, बैल की खुशबू हवा में बिखर गई और हर कोई उस अद्भुत क्षण का आनंद लेने लगा। जियांग शुआन ने देखा कि 12 नए सदस्य, जिनका अभी हाल ही में स्वागत किया गया था, उनकी आंखों में चमक थी। यह उनके लिए एक नया जीवन था, एक नई पहचान। क्या तुम सब तैयार हो? उसने पूछा। हाँ, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और खुशी थी। अलाव की गर्मी और संगीत की लय ने सबको एकजुट कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगा। जैसे ही रात गहराने लगी, अलाव की लपटें और भी तेज हो गईं और उसके चारों ओर का वातावरण और भी जादुई हो गया। बेल जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ हंसते और खेलते हुए अपने नए जीवन की खुशियों का जश्न मना रहे थे। ची शाओ ने एक पल के लिए नृत्य को रोका और सभी का ध्यान आकर्षित किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने कहा, आज का यह दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत है। हम सब एक परिवार हैं और आज से हम एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी के दिलों को छू गई। जियांग शुआन ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। हम सब मिलकर इस जनजाति को और भी मजबूत बनाएंगे। सभी ने एक साथ जयकारा लगाया और उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अलाव की रोशनी में हर चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे कि वे अपने भविष्य की ओर देख रहे हों। यह क्षण एक संकल्प की तरह था जो उन्हें एकजुट करता था। ची शाओ और जियांग शुआन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जश्न के बीच एक हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी जिसमें सभी भाग ले सकते हैं। सभी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। यह खेल हमें एक दूसरे के और करीब लाएगा, उसने कहा। हम एक दूसरे को चुनौती देंगे और सबसे मजेदार अनुभव साझा करेंगे, ची शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बहुत मजेदार होगा, सभी ने एक साथ हंसते हुए सहमति जताई। खेल की तैयारी शुरू हो गई और सभी ने मिलकर अपनी अपनी टीमों का गठन किया। अलाव की रोशनी में हर कोई अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल के लिए तैयार हो रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने अपनी चिंताओं को भुला दिया और सिर्फ खुशी का अनुभव किया। जियांग शुआन ने अपने हाथों में एक छोटी सी गेंद उठाई और उसे हवा में उछालते हुए कहा, तो चलो खेल शुरू करें। उसकी आवाज में उत्साह था और सभी ने एक साथ जयकारा लगाया। जियांग शुआन ने झिंगजिए के साथ संवाद के बाद अपने मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। वह सोच रहा था कि क्या यह निर्णय सही था। शवाइन जनजाति वास्तव में उन सभी को सर्दियों में जीवित रख सकेगी? उसके मन में सवालों की एक श्रृंखला थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक दृढ़ता बनाए रखी। जैसे ही वह जनजाति के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए बढ़ा, उसके कदमों में एक भारीपन था। वह जानता था कि यह निर्णय केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जो उसके साथ थे। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे वह किसी अनजान खतरे का सामना कर रहा हो। क्या मैं सही कर रहा हूँ? उसने अपने आप से पूछा। जनजाति के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उनकी आंखों में झिझक और आशंका का मिश्रण था। जियांग शुआन ने उन्हें संबोधित किया, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। यह सर्दी कठिन होगी, लेकिन अगर हम एकजुट रहें तो हम जीवित रह सकते हैं। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगाने का प्रयास कर रही थी। एक महिला ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है, हम कैसे जीवित रहेंगे? जियांग शुआन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे पास एक योजना है, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उसके शब्दों में एक विश्वास था जो लोगों को प्रेरित कर रहा था। जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनके बीच एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लकड़ी काटने की आवाजें, औजारों की खड़क और लोगों की बातचीत ने चारों ओर एक हलचल पैदा कर दी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई आशा। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे कि वह एक नई यात्रा पर निकल रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वाइन जनजाति ने मेहनत से घर बनाने का कार्य जारी रखा। झिंगजिए और जियांग शुआन दोनों ने मिलकर काम किया। उनके बीच एक अनकही समझ थी। झिंगजिए ने अचानक कहा, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम इस सर्दी को पार कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक उत्साह था जो सभी को प्रेरित कर रहा था। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उनके शब्दों में एक गहराई थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे जैसे घर बनते गए, लोगों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई। वे एक परिवार की तरह काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद करते हुए। ठंड के बावजूद उनके दिलों में गर्मी थी। झिंगजिए ने महसूस किया कि इस कठिनाई में भी उन्होंने एक दूसरे के साथ एक गहरा संबंध बना लिया है। यह केवल एक घर नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जब उन्होंने एक घर का निर्माण पूरा किया तो सभी ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। 10 दिनों की मेहनत के बाद वाइन जनजाति ने अंततः उन भटकने वालों के लिए घर बना लिए। झिंगजिए और जियांग शुआन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष और गर्व का एक अद्भुत मिश्रण था। यह केवल घर नहीं थे, बल्कि उन सभी के लिए एक सुरक्षित आश्रय थे। ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर एक हल्की सी ठंडक दी, लेकिन उनके दिलों में एक गर्मजोशी थी। जब उन्होंने नए घरों की ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल लकड़ी और तिरपाल से घर नहीं बनाए, बल्कि एक नई जिंदगी की नींव रखी है। जियांग शुआन ने कहा, हमने यह किया है,
हम एक साथ खड़े हुए हैं। उसकी आवाज में गर्व था जो सभी को एकजुट कर रहा था। झिंगजिए ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें सर्दियों के लिए तैयारी करनी होगी। हमें भोजन और लकड़ी का भंडार करना होगा। जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, एक नई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। यह एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा था। ठंड के बावजूद उनके दिलों में एक गर्मी थी जो उन्हें एकजुट रख रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि इस कठिनाई में उन्होंने केवल एक सुरक्षित आश्रय नहीं बनाया, बल्कि एक परिवार का निर्माण किया है। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। सर्दियों की ठंडी रातें धीरे धीरे आ रही थी और वाइन जनजाति ने अपने नए घरों में बसने की तैयारी की। जिंगजी और जियांग शुआन ने एक साथ बैठकर अगली चुनौतियों पर चर्चा की। रात की चांदनी में उनकी छाया दीवारों पर लंबी हो रही थी, जैसे कि वे भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। झिंगजिए ने कहा, हमें अगले कुछ महीनों के लिए भोजन का भंडार करना होगा। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त किया, हमारे पास योजना है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी योजनाओं पर चर्चा की, चारों ओर ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने कहा, हमें हर संभव तरीके से जीवित रहना होगा। झिंगजिए ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। वे जानते थे कि यह कठिनाई केवल एक चुनौती है और वे इसे पार कर सकते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ी, उन्होंने अपने नए घरों में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह केवल एक ठंडा रात नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ था। सर्दियों की तैयारी के लिए घरों के निर्माण के लिए बांस के अलावा लकड़ी जियांग शुआन, गुतेंग और अन्य ने हर दिन शिकार और मछली पकड़ने में जुटे रहे, जैसे कि वे अपने भविष्य के लिए खाद्य सामग्री का भंडार कर रहे हों। पहले वे छोटे शिकार पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब सर्दियों के लिए जीवित रहने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। सितंबर 23 को वॉन्डरर्स के लिए 10 घर पूरे हो गए थे और सूखी लकड़ी का ढेर एक छोटे पहाड़ की तरह बन गया था, जो लंबे समय तक जलने के लिए पर्याप्त था। सितंबर 25 की रात बाहर ठंडी हवा का शोर सुनाई दे रहा था, जिससे पेड़ की शाखाएं और पत्तियां सरसराने लगी। जियांग शुआन ने इस ठंड का अनुमान पहले ही लगा लिया था और बांस के घर में मिट्टी से दरारें भर दी थी, अन्यथा अंदर की थोड़ी सी गर्मी ठंडी हवा द्वारा पूरी तरह से बहा दी जाती। मुझे लगता है कि बर्फ गिरने वाली है, जियांग शुआन ने बेज की खाल से ढके अपने शरीर को कसते हुए कहा और वापस सोने चला गया। रात के दूसरे हिस्से में बाहर की हवा धीरे धीरे कम हुई, लेकिन आसमान में बर्फ के फाहे भरने लगे। पहले तो थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भारी होकर आसमान में नाचने लगे। उस रात कई लोग ठीक से सो नहीं पाए क्योंकि ठंड बहुत अधिक थी। अगले सुबह जियांग शुआन ने उठकर अपने बेज की खाल के कपड़े पहने और जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि जमीन सफेद चादर में ढकी हुई थी। यह सच में बर्फ गिर गई। जियांग शुआन ने बांस के घर में वापस जाकर दरवाजा बंद किया, अपना कैलेंडर बांस का ट्यूब निकाला और आज की तारीख के पास हल्की बर्फ के अक्षर उकेर दिए। बर्फबारी ने यह संकेत दिया कि लंबी सर्दी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई थी। जनजाति के लोगों के लिए ठंडी और खाद्य संकट वाली सर्दी निस्संदेह एक दुःस्वप्न थी। जियांग शुआन ने बर्फीली सुबह में अपने घर से बाहर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे बर्फ के पड़कर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह दृश्य कितना अद्भुत था। बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे आसमान से सफेद फूलों की बारिश हो रही हो। उसने अपने हाथों को बर्फ में डुबोकर उसे छुआ और ठंडक ने उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। यह सच में बर्फ गिर गई, उसने अपने मन में सोचा। जियांग ने अपने कैलेंडर बांस के ट्यूब को फिर से निकाला और आज की तारीख के पास हल्की बर्फ के अक्षर उकेर दिए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि बर्फबारी ने यह संकेत दिया कि सर्दी अब पूरी तरह से आ चुकी थी। जनजाति के लोग इस समय को लेकर चिंतित थे, क्योंकि ठंड और खाद्य संकट ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। जियांग ने अपने दोस्तों को बुलाने का निर्णय लिया ताकि वे एक साथ मिलकर इस कठिनाई का सामना कर सकें। उसने सोचा कि एकजुटता में ही शक्ति है और यही उनके अस्तित्व का आधार है। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे इस सर्दी का सामना करेंगे। उन्होंने एकत्रित सूखी लकड़ी को देखकर विचार किया कि इसे कैसे सही तरीके से जलाया जाए ताकि गर्मी को अधिकतम किया जा सके। जियांग ने कहा, हमें हर एक लकड़ी का सही उपयोग करना होगा। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया और एकजुट होकर उन्होंने लकड़ी को व्यवस्थित करना शुरू किया। ठंडी हवा के झोंके ने उनके चेहरे पर ठंडक का एहसास कराया, लेकिन उनके दिलों में एक गर्मजोशी थी। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और एक दूसरे के साथ हंसते हुए काम किया। जियांग ने महसूस किया कि इस कठिन समय में दोस्ती और एकता ही सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे वे काम करते गए, उन्होंने एक दूसरे की कहानियां साझा की, हंसी मजाक किया और ठंड को भूलने की कोशिश की। जियांग ने कहा, हम सभी एक परिवार की तरह हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। इस पर सभी ने ताली बजाई और उनकी एकता की भावना ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और धीरे धीरे उनकी मेहनत ने उन्हें सर्दियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। जैसे ही दिन ढलने लगा, जियांग शुआन और उसके दोस्त एक साथ बैठकर आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। आग की गर्मी ने ठंड को दूर किया और उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। जियांग ने कहा, यह आग हमें गर्म रखेगी, लेकिन हमें इसे बचाकर रखना होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कि वे एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हों। आग की लपटें नृत्य कर रही थीं और उसके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत जादू सा महसूस हो रहा था। जियांग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस पल को अपने दिल में कैद करना चाहता हो। ठंडी रात का सन्नाटा उनके
उनके चारों ओर था और केवल आग की क्रैकलिंग आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों और आशाओं को साझा किया और यह समझा कि सर्दियों की कठिनाइयों के बावजूद वे एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जियांग ने कहा, हम एक दूसरे के लिए हैं और यही हमारी ताकत है। इस पर सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, और उनकी आवाज ने ठंडी रात को गर्मी से भर दिया। रात का अंधेरा गहराने लगा था और जियांग शुआन और उसके दोस्त आग के चारों ओर बैठे हुए थे। ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर ठंडक का एहसास कराया, लेकिन आग की गर्मी ने उन्हें सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराया। जियांग ने कहा, हमें इस रात को एक साथ बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकें। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से अपनी कहानियां साझा की। कुछ ने अपने बचपन की यादें सुनाई, जबकि दूसरों ने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बताया। जियांग ने कहा, हम सभी एक दूसरे के लिए हैं और यही हमारी असली ताकत है। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनकी बातें और भी गहरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने डर और चिंताओं को साझा किया और यह समझा कि इस कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना कितना महत्वपूर्ण है। जियांग ने कहा, हम सब एक परिवार की तरह हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस पर सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, और उनकी आवाज ने ठंडी रात को गर्मी से भर दिया। जियांग शुआन ने कैलेंडर बांस के ट्यूब को वापस अपनी जगह पर रखा और फिर से बाहर निकल आया। उसकी शारीरिक स्थिति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, जैसे उसके अंदर एक जलता हुआ भट्टी हो। ठंड से उसे कोई खास डर नहीं था। उसने पत्थर के पहाड़ की ओर देखा, जो एक मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ था। मध्य पहाड़ पर वह विशाल ड्रैगन फ्लाई जो संघर्ष कर रहा था, अब बर्फ में जमकर मर चुका था। ड्रैगन फ्लाई का शव एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया था, जो पत्थर के पहाड़ और प्राचीन बेल के साथ मिलकर सर्दी के इस दृश्य का हिस्सा बन गया था। आखिरकार यह जीवित नहीं रह सका। जियांग शुआन ने हल्की साई भरी। हालांकि उसने इस विशाल ड्रैगन फ्लाई की मृत्यु की पहले से ही भविष्यवाणी की थी, फिर भी इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना उसे निराशाजनक लगा। उसने कुछ समय तक उसे देखा, फिर अन्यत्र चल दिया, बर्फ में गहरी पदचिन्ह छोड़ते हुए। वंडरर हाउस के अंदर जिंगजिए जल्दी उठकर अंगीठी के पास बैठा था। उसकी आंखों में उदासी की एक गहरी छाया थी। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग वसंत तक पहुंच जाएं। उसने यह शब्द जोर से कहे, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि पिछले वर्षों में हर सर्दी में अच्छी तरह से तैयार किए गए जनजातियों में भी कोई ना कोई मर जाता था। कुछ बीमारियों से, कुछ ठंड से और कुछ भूख से। 100 से अधिक वांडरर्स को पूरे सर्दी के मौसम से निकालना एक सपना सा लगता था। जिंगजिए ने घर में मौजूद वांडरर्स से कहा, यहाँ रहो और एक दूसरे को गर्म रखो, मैं बैल जनजाति के नेता को खोजने जाऊंगा। वांडरर्स ने सिर हिलाया। ऐसी ठंड में अपनी पतली जानवरों की खाल के कपड़ों में वे बाहर नहीं जाना चाहते थे। जिंगजिए ने अपनी जानवरों की खाल की पोशाक को मजबूती से लपेटा, दरवाजा खोला और ठंड से कंपाया, फिर दांत पीसकर दृढ़ता से बाहर निकल गया। जिंगजिए ने दरवाजा खोला और ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। उसके पैरों में जूते नहीं थे और अगर वह एक योद्धा नहीं होता तो उसके पैर ठंड से जाम हो जाते। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक वांडरर ने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया और उसे एक लकड़ी के टुकड़े से मजबूती से रोक दिया ताकि हवा उसे न खोल सके। बाहर निकलते ही जिंगजिए ने जियांग शुआन को देखा, जो खेतों में चल रहा था, ठंडी हवा और भारी बर्फ का सामना करते हुए नंगे पांव। जियांग शुआन की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह इस बर्फीले तूफान को चुनौती दे रहा हो। जिंगजिए ने उसे देखकर सोचा, क्या यह सच में संभव है कि हम इस सर्दी को पार कर सके? उसकी आंखों में चिंता और आशा का मिश्रण था। जियांग शुआन की चाल में एक अद्भुत शक्ति थी, जैसे वह बर्फ पर चलने के लिए पैदा हुआ हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सर्दी की कड़वाहट को चुनौती दे रही थी। उसने अपने चारों ओर बर्फ की सफेदी को महसूस किया, जैसे वह एक सफेद समुद्र में तैर रहा हो। हवा की तेज आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और बर्फ के गिरने की आवाज ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। जिंगजिए ने उसे देखा और उसके दिल में एक अद्भुत प्रेरणा जागी। क्या हम सच में इस ठंड से लड़ सकते हैं? उसने सोचा। जियांग शुआन की दृढ़ता ने उसे हिम्मत दी। उसने अपने कदम बढ़ाए और जियांग शुआन के पास पहुंचने की कोशिश की। जिंगजिए ने जियांग शुआन के पास पहुंचकर कहा, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। जियांग शुआन ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसने उसकी चिंता को समझ लिया हो। मैं यहाँ ठंड से नहीं डरता, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। जियांग शुआन की आवाज में एक गहराई थी जो जिंगजिए को प्रेरित कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती और एकता ही इस कठिन सर्दी में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बर्फ की चादर के बीच वे एक दूसरे के साथ खड़े थे, जैसे कि वे एक नई आशा की किरण की तलाश कर रहे हों। जियांग ने ठंडी हवा में अपने कदम वापस बढ़ाए, लेकिन उसके मन में चिंता का एक साया था। वह सोच रहा था कि क्या जियांग शुआन स्टेथम उनकी मदद करेगा। बर्फ की परत पर उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो अपने दिल की धड़कन को सुन रहा हो। तालाब के किनारे पर जियांग शुआन की छवि उसके मन में गहराई से बसी हुई थी। क्या वो सच में हमें भूखा नहीं छोड़ सकता? उसने अपने आप से पूछा। जियांग शुआन का वादा उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन क्या यह सच में संभव था? जिंगजिए ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह जानता था कि यह समय कठिन है, लेकिन उसे अपने नेता पर भरोसा करना होगा। वह अपने साथियों के लिए एक मजबूत आधार बनना चाहता था। बर्फ के बीच में चलते हुए उसने अपने मन में एक ठानी हुई भावना महसूस की। मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूंगा, उसने अपने आप से कहा। जिंगजिए ने अपने कदमों को तेज किया और आग की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर था। वह जानता था कि सर्दियों की रातें कितनी लंबी और कठिन होती हैं। बर्फ की ठंडक ने उसके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन उसने अपने इरादे को मजबूत किया। वह अपने लोगों के लिए एक नई शुरुआत की तलाश में था। बर्फबारी का मौसम लगातार कई दिनों तक चलता रहा और जमीन पर बर्फ की परत घुटनों से ऊपर तक पहुंच गई थी, जिससे बाहर चलना बेहद कठिन हो गया था। यह
सर्दी अजीब तरह से ठंडी थी और बर्फबारी के परत में ढककर एक निष्क्रिय अवस्था में दिख रहा था, जैसे कि समय के साथ अडिग और अपरिवर्तित। बर्फीले दिनों में वाइन जनजाति के अधिकांश लोग अपने घरों के अंदर रहते थे, शरद ऋतु में संचित खाद्य सामग्री और लकड़ी पर निर्भर करते हुए। यहाँ तक कि पुरानी जादूगरनी द्वारा पाले गए विशाल गरुड़ ने भी केवल तब बाहर जाने का साहस किया जब बर्फ नहीं गिर रही थी, और वह हमेशा शिकार करने में सफल नहीं हो पाता था। फिर भी जियांग शुआन हर दिन वाइन जनजाति के आसपास चक्कर लगाता था, जंगल में जानवरों का अवलोकन करता और नदियों और धाराओं की जमी हुई स्थिति की जांच करता। अक्टूबर 2 को जिंगजिए ने एक बार फिर जियांग शुआन को पाया, क्योंकि उनके पास जो खाद्य सामग्री थी वह लगभग समाप्त हो चुकी थी और वाइन जनजाति द्वारा प्रदान की गई खाद्य सामग्री 100 से अधिक लोगों को खिलाने के लिए काफी नहीं थी। मुखिया, आप हमें भोजन खोजने कब ले जाएंगे? हमारा खाना लगभग खत्म हो गया है। जंगल में प्रवेश करते ही जिंगजिए ने बर्फ से ढके पेड़ों की चुप्पी को महसूस किया। हर जगह सफेद चादर बिछी हुई थी और हवा में ठंडक थी जो उसके चेहरे को छू रही थी। जियांग शुआन ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और दोनों ने बर्फ पर अपने कदमों के निशान छोड़े। जिंगजिए का दिल तेजी से धड़क रहा था, वह सोच रहा था कि क्या वे सच में कुछ खाने के लिए खोज पाएंगे। जियांग शुआन ने उसे बताया कि जंगल में कुछ जानवरों के निशान हैं जो उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। जिंगजिए ने ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटे से खरगोश का निशान देखा। देखो वहां, जिंगजिए ने उत्साह से कहा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें धैर्य रखना होगा। जंगल की गहराई में जियांग शुआन और जिंगजिए ने अपने चारों ओर की चुप्पी को महसूस किया। केवल बर्फ के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी जो एक मधुर संगीत की तरह लग रही थी। जियांग शुआन ने जिंगजिए को बताया कि उन्हें शिकार के लिए चुप रहना होगा। जिंगजिए ने अपनी सांसें रोके रखी और दोनों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और जियांग शुआन ने इशारा किया कि वे रुकें। जिंगजिए ने ध्यान से देखा और उसने एक छोटे हिरन को देखा जो बर्फ में चल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और वह अपने चारों ओर के वातावरण को समझने की कोशिश कर रहा था। जियांग शुआन ने धीरे से जिंगजिए की ओर देखा और कहा, अब हमारा मौका है। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में दृढ़ता दिखाई और उसने धीरे धीरे अपने हाथ में बंधी रस्सी को पकड़ा। जिंगजिए का दिल तेजी से धड़क रहा था, वह जानता था कि यह उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। जियांग शुआन ने इशारा किया कि जिंगजिए उसे समर्थन दे। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए और जैसे ही वे हिरन के करीब पहुंचे, जियांग शुआन ने अचानक रस्सी को फेंका। हिरन स्टार्टल्ड हो गया और भागने लगा, लेकिन जियांग शुआन की गति तेज थी। जिंगजिए ने देखा कि जियांग शुआन ने हिरन को पकड़ लिया है और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। हमने इसे पकड़ लिया, जिंगजिए ने खुशी से चिल्लाया। यह क्षण उनके लिए केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। जियांग शुआन ने अपने हाथों में रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए अपनी आंखों को पक्षियों की ओर केंद्रित किया। बर्फ की ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपकी दे रही थी। जियांग शुआन ने धीरे धीरे अपने हाथों से रस्सी को खींचा, जैसे कि वह किसी जादुई क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक एक यूनिहॉर्न बर्ड ने अपनी चहचहाट के साथ झाड़ी से बाहर निकला। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक आई और उसने अपनी छड़ी को और मजबूती से पकड़ा। जिंगजिए का दिल तेजी से धड़कने लगा। जियांग शुआन ने धीरे धीरे रस्सी को खींचा और जैसे ही यूनिहॉर्न बर्ड ने टोकरी के नीचे खाने के लिए झुकाया, उसने तुरंत रस्सी को खींच लिया। एक तेज आवाज के साथ लकड़ी की छड़ी गिर गई और टोकरी नीचे आ गई। जिंगजिए ने देखा कि यूनिहॉर्न बर्ड जाल में फंस गया है। जियांग शुआन ने खुशी से कहा, हमने इसे पकड़ लिया। उसकी आवाज में उत्साह और विजय की भावना थी। जिंगजिए ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था कि क्या वे इसे सुरक्षित रूप से पकड़ सकेंगे। जियांग शुआन ने जल्दी से टोकरी को उठाया और यूनिहॉर्न बर्ड को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए तैयार हो गया। बर्फ की ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार किया। जियांग शुआन ने कहा, यहाँ से हमें सावधानी से काम करना होगा। जिंगजिए ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में विश्वास और उत्साह का मिश्रण था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जियांग शुआन ने अपने साथी जिंगजिए को समझाते हुए कहा, फिर जल्दी से दौड़ो और टोकरी को दबा दो ताकि वे पलट न सके और भाग न सके। जियांग शुआन यूनिहॉर्न पक्षियों के पीछे छिप गया, क्योंकि पक्षी बहुत ही डरपोक थे। यदि वह प्रकट होता तो वे तुरंत भाग जाते। क्रैक! जियांग शुआन ने बर्फ और बर्फ से ढकी एक शाखा को तोड़ दिया, जिससे एक तेज आवाज हुई। बर्फ में फोर्जिंग कर रहे यूनिहॉर्न पक्षियों ने तुरंत अपने सिर उठाए और उस दिशा में सतर्कता से देखा, हमेशा भागने के लिए तैयार। क्रैक क्रैक! जियांग शुआन ने एक के बाद एक शाखाएं तोड़नी शुरू की और अत्यधिक सतर्क यूनिहॉर्न पक्षी तुरंत भाग गए। हालांकि चूंकि उन्होंने किसी शिकारी को नहीं देखा था और वे डर नहीं गए थे, इसलिए वे अंधाधुंध नहीं भागे। जियांग शुआन ने देखा कि यूनिहॉर्न पक्षियों का समूह लताओं की टोकरी के जाल की ओर भाग रहा है। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। ये यूनिहॉर्न पक्षी बिल्कुल उसी तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने पहले समझा था। यदि वे अत्यधिक भयभीत नहीं होते तो वे केवल परिचित स्थानों के चारों ओर दौड़ते। अगला, हम इंतजार करेंगे कि वे खुद जाल में चले। जियांग शुआन ने फिर से अपने कदम बढ़ाए और जिंगजिए की ओर लौटने लगा। इस बीच जिंगजिए झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसके मन में इस सरल जाल के प्रति कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। जनजाति के लोग सभी यूनिहॉर्न पक्षियों की सतर्कता को जानते थे, सोचते थे कि वे इतनी मूर्खता से लताओं की टोकरी के नीचे कैसे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि जियांग शुआन ने उसे वहां रुकने के लिए कहा था, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक इंतजार करने का निर्णय लिया, प्रार्थना करते हुए कि आज की ठंडी यात्रा कुछ परिणाम लाएगी। जियांग शुआन ने अपनी चाल में एक अद्भुत कुशलता दिखाई, जैसे कि वह बर्फ में चलने के लिए जन्मा हो। उसकी हर गति में एक अद्भुत संतुलन था।
और वह जैसे ही झाड़ियों के बीच से गुजरा बर्फ की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी योजना की सफलता के प्रति उसकी आशा को दर्शा रही थी। अचानक उसे दूर से पक्षियों की हलचल सुनाई दी। वह ठिठक गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वे सच में जाल के पास आ रहे थे? उसने अपनी सांसें थाम ली और ध्यान से देखा। जंगल की ठंडी हवा में बर्फ की चादर बिछी हुई थी और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इस सन्नाटे के बीच एक अनहोनी पक्षी ने बास्केट के नीचे छिपे भोजन की महक को महसूस किया। कई दिनों से भूखे इन पक्षियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। पक्षी ने धीरे धीरे बास्केट के करीब पहुंचा। उसकी धड़कन तेज हो गई। बास्केट के नीचे छिपा भोजन उसकी आंखों के सामने था और उसकी भूख ने उसे और भी उत्सुक बना दिया। झाड़ियों के पीछे जिंगजिए की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, जल्दी करो, जल्दी करो। अनहोनी पक्षी ने पहले एक दाना चोंच से छुआ और जब उसे कोई खतरा नहीं महसूस हुआ तो उसने दूसरा दाना चोंच में उठाया। धीरे धीरे अन्य अनहोनी पक्षियों ने भी इस दृश्य को देखा और उनकी भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन जिस पक्षी ने खाना खाया वह चिंतित हो गया। वह अब अपने सिर को ऊपर नहीं उठाता था और तेजी से दाने चोंच में उठाने लगा। अचानक जिंगजिए ने रस्सी खींची और बास्केट गिर गया, जिससे अनहोनी पक्षी फंस गया। गू गू गू, पक्षी ने बास्केट के अंदर घबराकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जिंगजिए ने बास्केट पर कूदकर उसे मजबूती से दबा दिया। इस अचानक हमले से अन्य अनहोनी पक्षी डरकर भागने लगे। जिंगजिए ने बास्केट को मजबूती से पकड़ा और उसके चेहरे पर एक उत्साह का भाव था। उसने चिल्लाते हुए कहा, लीडर, हमने इसे पकड़ लिया, सच में पकड़ लिया। उसकी आवाज में खुशी और गर्व की झलक थी। जियांग शुआन, जो थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे, ने हंसते हुए कहा, इसे अब पकड़ो, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो बास्केट के अंदर पक्षी को कुचल दोगे। जिंगजिए ने तुरंत ध्यान दिया और बास्केट के एक कोने को उठाया। उसने धीरे धीरे अंदर झांका और अनहोनी पक्षी के एक पंख को पकड़कर बाहर खींच लिया। पक्षी ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जिंगजिए ने उसे बर्फ पर दबा दिया। जियांग शुआन ने पक्षी के दोनों बड़े पैरों को एक साथ बांध दिया ताकि वह भाग न सके। चलो पहले जनजाति के पास चलते हैं, उन्होंने कहा। जिंगजिए की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह तरीका काम कर गया तो वे और भी पक्षियों को पकड़ सकते हैं। जियांग शुआन और जिंगजिए ने बास्केट, रस्सी और दुर्भाग्यशाली अनहोनी पक्षी को जनजाति की ओर ले जाना शुरू किया। बर्फ पर उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा उनके चेहरे पर थपकी दे रही थी। जिंगजिए के मन में एक नई उम्मीद जागृत हो रही थी। उसने सोचा, अगर हम एक पक्षी को पकड़ सकते हैं तो और भी बहुत से पक्षियों को पकड़ना संभव है। यह विचार उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाया। लेकिन जियांग शुआन को पता था कि केवल पक्षियों को पकड़ने से उनकी जनजाति की 100 से अधिक भूख मिटाई नहीं जा सकती। फिर भी उसने जिंगजिए को आश्वस्त किया, यह ठीक है, मेरे पास एक और योजना है जिससे हम इन भटकते लोगों के लिए सर्दियों में और अधिक भोजन खोज सकते हैं। जिंगजिए ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर जिंगजिए का मन और भी उत्सुक हो गया। जंगल की ठंडी हवा में जियांग शुआन और जिंगजिए ने जनजाति की ओर बढ़ते हुए अपने कदमों की आवाज सुनाई दी। बर्फ पर उनका हर कदम एक नई उम्मीद लेकर आ रहा था। जिंगजिए की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह अनहोनी पक्षी उनके लिए एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन सकता है। जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त किया, हमारे पास और भी योजनाएं हैं जो हमें इस कठोर सर्दी में जीवित रहने में मदद करेंगी। जिंगजिए ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजनाएं हैं? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बातचीत के बीच बर्फ की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया और जंगल की सन्नाटी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे जैसे वे जनजाति के करीब पहुंचे, जिंगजिए के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या उनकी योजनाएं सच में काम करेंगी? क्या वे और भी पक्षियों को पकड़ पाएंगे? यह सब सोचते सोचते उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए। मार्च का पहला सप्ताह सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत का संकेत देता है। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखरती हैं, जैसे कि प्रकृति ने एक नई कहानी लिखने का निर्णय लिया हो। इस समय वाइन जनजाति के सदस्यों के दिलों में एक अद्भुत उत्साह है। यह वह क्षण है जब उनकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलने वाला है। हर एक सदस्य जो इस पुस्तक के प्रकाशन में शामिल रहा है, अपने अपने तरीके से इस दिन का इंतजार कर रहा है। हर एक पन्ना, हर एक शब्द उनके सपनों की कहानी बुनते हैं। इस पुस्तक का सार्वजनिक रूप से विमोचन होना एक भावनात्मक क्षण है। सभी पाठकों के समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। विशेष रूप से संपादक गुड लक का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सच में भाग्य लाते हैं। जब पहली बार प्राचीन जनजाति का उदय पुस्तक का विमोचन हुआ था, तब उस दिन की यादें ताजा हो जाती हैं। उस दिन पुस्तक ने 6000 संग्रह प्राप्त किए थे, लेकिन केवल 2 से 44 सदस्यता ही मिली थी। यह संख्या भले ही कम थी, लेकिन उस समय की खुशी और गर्व का कोई मोल नहीं था। हर एक सदस्य की आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा। जैसे ही पुस्तक का विमोचन निकट आता है, वाइन जनजाति के सदस्यों के बीच हलचल बढ़ जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। कुछ लोग पुस्तक के कवर को सजाने में लगे हैं, जबकि अन्य उत्साह से पाठकों के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। वातावरण में एक अद्भुत उत्साह है, जैसे कि हर कोई किसी महोत्सव का हिस्सा बनने जा रहा हो। पुस्तक के विमोचन के दिन सभी सदस्य एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व की चमक है। संपादक गुडलक मंच पर आते हैं और जैसे ही वह बोलना शुरू करते हैं, सबकी आंखें उनकी ओर टिक जाती हैं। वह अपनी आवाज में एक विशेष जादू लाते हैं जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उनकी बातें सुनकर हर सदस्य को अपने सपनों की याद आती है और वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। यह क्षण उनके लिए केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत का प्रतीक है। जैसे ही संपादक पुस्तक का विमोचन करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठता है।
यह एक नई यात्रा की शुरुआत है और हर सदस्य अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। पुस्तक के विमोचन के बाद वाइन जनजाति के सदस्य एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर है, जैसे कि उन्होंने किसी बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की हो। कुछ सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि अन्य अपने अनुभव साझा करते हैं। यह क्षण केवल एक पुस्तक के विमोचन का नहीं है, बल्कि एक परिवार के रूप में एकजुट होने का भी है। हर सदस्य की आंखों में गर्व और आशा की चमक है। वे जानते हैं कि यह केवल शुरुआत है और आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। एक सदस्य, जो पहले से ही एक प्रसिद्ध लेखक है, अपने अनुभव साझा करता है और अन्य सदस्यों को प्रेरित करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने पहले लेखन में संघर्ष किया था और कैसे उसने अपने सपनों को साकार किया। उसके शब्द सुनकर सभी सदस्य और भी प्रेरित होते हैं। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है और हर कोई अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। ऐसे ही दिन ढलता है, वाइन जनजाति के सदस्यों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वे जानते हैं कि यह केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर सदस्य के मन में एक नया सपना है और वे एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए तत्पर हैं। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है, आसमान में सुनहरे और नारंगी रंगों का खेल शुरू होता है। यह दृश्य जैसे किसी चित्रकार की कूची से निकला हुआ हो। सभी सदस्य एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं। कुछ सदस्य अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जबकि अन्य अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। इस समय एक सदस्य, जो हमेशा से चुप रहता था, अचानक बोल पड़ता है। उसकी बातें सुनकर सभी सदस्य चौंक जाते हैं। वह बताता है कि कैसे उसने अपने डर को पार किया और अपने सपनों की ओर बढ़ा। उसकी कहानी सुनकर सभी को प्रेरणा मिलती है। यह क्षण उनके लिए एक नई दिशा का संकेत है। लेखक की आंखों में एक चमक है जब वह अपने नए उपन्यास के विचारों को सोचता है। वह अपने पुराने उपन्यास की यादों में खो जाता है, जब पाठकों ने उसकी कहानी को सराहा था। वह अपने दिल की गहराइयों से महसूस करता है कि लेखन केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक जुनून है। उसके मन में विचारों की एक लहर उठती है, जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराती हैं। वह सोचता है, क्या मैं फिर से वही जादू कर सकता हूँ? उसके हाथों में पेन उठता है और वह पन्नों पर लिखना शुरू करता है। हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकलता है। वह अपने पात्रों को जीवित करता है, उनके संघर्षों, उनकी खुशियों और उनके सपनों को शब्दों में पिरोता है। जैसे जैसे वह लिखता है, उसके चारों ओर का वातावरण बदलता है। कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल जाती है, जैसे ताजगी भरी सुबह की हवा। उसकी कल्पना की दुनिया में वह अपने पात्रों के साथ यात्रा करता है, उनके साथ हंसता है और कभी कभी रोता भी है। वह जानता है कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन वह तैयार है। लेखक की मेहनत अब अपने चरम पर है। जैसे जैसे वह अपने उपन्यास को पूरा करने के करीब पहुंचता है, उसके मन में एक अद्भुत उत्साह और चिंता का मिश्रण होता है। वह सोचता है, क्या पाठक मेरी कहानी को पसंद करेंगे? उसके मन में अनगिनत विचार घूमते हैं। वह अपने पुराने पाठकों की प्रतिक्रियाओं को याद करता है, जब उन्होंने उसकी पहली किताब को सराहा था। वह जानता है कि इस बार भी उसे पाठकों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। वह अपने पात्रों के साथ एक गहरे संबंध में बंधा हुआ महसूस करता है। जैसे जैसे वह लिखता है, उसके चारों ओर का वातावरण बदलता है। कमरे में किताबों की खुशबू ताजगी और उत्साह का संचार करती है। वह अपने पात्रों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकलता है। वह जानता है कि यह यात्रा कठिन है, लेकिन वह अपने पाठकों के लिए एक अद्भुत कहानी लिखने के लिए तैयार है। इस कहानी के आरंभ में लेखक ने अपने दिल की गहराइयों से एक अनकही दास्तान को बुनना शुरू किया। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 30 के दशक में कदम रख चुके हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। उनके माता पिता उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें देखभाल और प्यार की आवश्यकता है, जबकि उनके छोटे बच्चे भी हैं जो हर दिन नई उम्मीदों के साथ जीवन में कदम रखते हैं। लेखक की यह स्थिति एक गहरी उदासी और चिंता का सागर है, जिसमें वह खुद को डूबता हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने हाल ही में एक अध्याय में अपने पाठकों से बिना किसी संकोच के पूछा कि क्या वे उनके साथ खड़े रहेंगे। इस सवाल ने पाठकों के दिलों में एक हलचल पैदा कर दी। कई पाठकों ने अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया, जिससे लेखक को एक नई ऊर्जा मिली। वह जानते हैं कि कई पाठक सीमित बजट में जीते हैं या मुफ्त पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं। जब वे लॉन्च स्टेटमेंट जैसे शब्दों को देखते हैं, तो उनके मन में एक विचार आता है कि वे अपनी किताबों की अलमारी से इसे हटा दें और एक बुरी मुस्कान के साथ ब्राउजर खोलें। लेकिन लेखक की आशा है कि अधिकांश लोग उनके साथ बने रहेंगे, ताकि वे इस छोटे से समुदाय की रक्षा कर सकें, इसे धीरे धीरे बढ़ने दें और इसके क्षेत्र को विस्तारित करें। यह एक सामूहिक यात्रा है, जिसमें हर एक पाठक की भागीदारी आवश्यक है। जैसे ही लेखक ने अपने विचारों को शब्दों में ढालना शुरू किया, उनके मन में एक गहरी सोच चल रही थी। वह जानते थे कि पाठकों की प्रतिक्रियाएं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक ओर वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए, दूसरी ओर अपने पाठकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह एक जटिल स्थिति थी, जहां उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन और लेखन के बीच संतुलन बनाना था। लेखक ने महसूस किया कि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक अनुभव है, जिसमें हर पाठक की एक भूमिका है। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से यह महसूस किया कि पाठकों का समर्थन उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत है। जब उन्होंने अपने पाठकों से समर्थन मांगा, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे उनकी इस यात्रा में साथ देंगे। यह एक ऐसा पल था जब लेखक ने अपने दिल की बात को बिना किसी डर के साझा किया। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ पाठक उनकी स्थिति को समझेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। इस सोच ने उन्हें एक नई प्रेरणा दी। वह जानते थे कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेखक की सोच में एक नई लहर आई जब उन्होंने अपने पाठकों के समर्थन को महसूस किया।
यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से यह समझा कि वे अकेले नहीं हैं। पाठकों की प्रतिक्रियाएं उनके लिए एक नई रोशनी की किरण बनकर आईं। जैसे जैसे वह अपने विचारों को शब्दों में पिरोते गए, उन्हें यह एहसास हुआ कि हर एक पाठक उनके लिए एक साथी है। यह एक ऐसा बंधन था जो न केवल शब्दों से बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ था। लेखक ने महसूस किया कि उनकी कहानी केवल उनकी नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो उनकी यात्रा में शामिल हैं। यह एक सामूहिक यात्रा है जिसमें हर एक पाठक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सोचा कि अगर वे एक साथ मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो वे न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि एक नई दुनिया का निर्माण भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा सपना था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेखक ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपने पाठकों के साथ मिलकर इस छोटे से समुदाय को बढ़ाएंगे, इसे एक नई दिशा देंगे। लेखक की मेहनत और समर्पण का एक अनोखा दृश्य सामने आता है, जहां वह हर दिन हजारों शब्द लिखने की कोशिश करता है। उसके मन में एक गहरी चिंता है कि क्या पाठक उसकी मेहनत को समझेंगे या नहीं। वह सोचता है कि पाठकों को केवल कुछ पैसे खर्च करने होंगे, जो आजकल एक पैकेट मसालेदार चिप्स खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह विचार उसे उदास करता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहता है। उसके दिल में एक आशा है कि अगर पाठक उसे छोड़कर जाते हैं तो वे क्विडियन रीडिंग पर वापस आएंगे, ताकि वो अपनी कहानी को आगे बढ़ा सके। लेखक की आंखों में एक चमक है जब वो वाइन जनजाति के लिए एक और कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि वीआईपी अध्याय आधी रात को खुलेंगे और उस समय वह चाहता है कि सभी पाठक वहां मौजूद हों। यह एक महोत्सव की तरह है जहां सभी मिलकर जश्न मनाएंगे। लेखक का मन करता है कि वह जोर से चिल्लाए, सब कुछ जनजाति के लिए है। यह भावना उसके दिल में गूंजती है और वह अपने शब्दों को और भी मजबूती से लिखता है। उसके चारों ओर का वातावरण उसकी भावनाओं को दर्शाता है, जैसे कि एक गहरा अंधेरा और फिर अचानक एक उजाला। उसके शब्दों में एक जादू है जो पाठकों को अपनी ओर खींचता है। रात का समय है और चांद की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही है। लेखक की आंखों में थकान है, लेकिन उसके दिल में एक उत्साह है। वह अपने विचारों को कागज पर उतारने के लिए बेताब है। जैसे ही घड़ी आधी रात को करीब पहुंचती है, वह अपने पाठकों के बारे में सोचता है। क्या वे उसकी मेहनत को समझेंगे? क्या वे उसकी कहानी को पसंद करेंगे? उसके मन में एक हलचल है, जैसे कोई जादुई क्षण आने वाला हो। वह जानता है कि वीआईपी अध्याय खुलने वाले हैं और वह चाहता है कि सभी पाठक उस पल का हिस्सा बने। उसके मन में एक अद्भुत कल्पना है जहाँ सभी पाठक एक साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। वह सोचता है कि अगर वे उसे छोड़कर जाते हैं तो क्या वे फिर से लौटेंगे। यह विचार उसे बेचैन करता है, लेकिन फिर भी वह अपने शब्दों को लिखने में लगा रहता है, जैसे कि वह एक नई दुनिया की रचना कर रहा हो। उसके चारों ओर का वातावरण उसकी भावनाओं को दर्शाता है, जैसे कि एक गहरा अंधेरा और फिर अचानक एक उजाला। उसके शब्दों में एक जादू है जो पाठकों को अपनी ओर खींचता है। लेखक की आंखों में चमक है जब वह अपने शब्दों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि पाठक उसकी मेहनत को समझेंगे और वह उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही वीआईपी अध्याय खुलते हैं, वह एक नई दुनिया की रचना करता है। उसके शब्दों में एक जादू है जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह अपने दिल की गहराइयों से एक आवाज निकालता है, सब कुछ जनजाति के लिए है। यह शब्द उसके मन में गूंजते हैं और वह अपने लेखन में एक नई दिशा पाता है। उसके चारों ओर का वातावरण बदलता है, जैसे कि एक नई सुबह की किरणें उसके शब्दों को रोशन कर रही हो। वह महसूस करता है कि उसकी मेहनत का फल अब सामने आने वाला है। उसके मन में एक अद्भुत खुशी है और वह जानता है कि यह केवल शुरुआत है। वह अपने पाठकों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता है, जैसे कि वे सभी एक साथ मिलकर एक नई यात्रा पर निकलने वाले हों। लेखक की मेहनत और समर्पण का एक अनोखा दृश्य सामने आता है, जहां वह हर दिन हजारों शब्द लिखने की कोशिश करता है। उसके मन में एक गहरी चिंता है कि क्या पाठक उसकी मेहनत को समझेंगे या नहीं। वह सोचता है कि पाठकों को केवल कुछ पैसे खर्च करने होंगे, जो आजकल एक पैकेट मसालेदार चिप्स खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह विचार उसे उदास करता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहता है। उसके दिल में एक आशा है कि अगर पाठक उसे छोड़कर जाते हैं तो वे क्विडियन रीडिंग पर वापस आएंगे, ताकि वो अपनी कहानी को आगे बढ़ा सके। लेखक की आंखों में एक चमक है जब वो वाइन जनजाति के लिए एक और कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि वीआईपी अध्याय आधी रात को खुलेंगे और उस समय वह चाहता है कि सभी पाठक वहां मौजूद हों। यह एक महोत्सव की तरह है जहां सभी मिलकर जश्न मनाएंगे। लेखक का मन करता है कि वह जोर से चिल्लाए, सब कुछ जनजाति के लिए है। यह भावना उसके दिल में गूंजती है और वह अपने शब्दों को और भी मजबूती से लिखता है। उसके चारों ओर का वातावरण उसकी भावनाओं को दर्शाता है, जैसे कि एक गहरा अंधेरा और फिर अचानक एक उजाला। उसके शब्दों में एक जादू है जो पाठकों को अपनी ओर खींचता है। Trendy has also Ferevas in Donny de Sig de Film. Walter ki chota kutu 20 taxe. De buhagre do isip sig go tane fight ish mo de exubri dabas. Bustel azaldas. Bar busot faneship. वो बड़बड़ दिशा द मेंटिजन सिंफुलसी बुक पेना लापथम्स और द बेग्जाम के चिकन फुस। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया, जिससे उन्होंने जो थोड़ी गर्मी इकट्ठा की थी वह उड़ गई। वाइडो के तक संपिग में पानी आ रहा था और वे इसे चबाने के लिए बेताब थे। मांस खाना उनके लिए सबसे बड़ी इच्छा थी, क्योंकि वे आमतौर पर जंगली सब्जियां, फल और कीड़े खाते थे। इसके अलावा खाद्य संकट के कारण वे काफी समय से संतुष्ट नहीं हुए थे और यूनिहॉर्न बर्ड का दृश्य उनके मुंह में पानी ला रहा था। यह यूनिहॉर्न बर्ड अभी वाइन ट्राइब के नेता द्वारा शिकार किया गया था, जिसने मुझे अपने साथ लिया था। उसने हमें झूठ नहीं बताया, हम सच में सर्दियों में खाना प्राप्त कर सकते हैं। जिंगजे ने चारों ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? वॉन्डरस के जवाब देने से पहले ही जिंगजे ने उत्साहित होकर कहा, इसका मतलब है कि हम में से किसी को भी भूख से मरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिंगजे के शब्द सुनकर वॉन्डरस ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर अचानक जयकारों में फूट पड़े। महान, शानदार, अब हमारे पास खाना है। इन वॉन्डरस के लिए सर्दियों में खाद्य कमी के कारण भूख से मरना सबसे भयानक डर था, लेकिन जैसे ही वे निराशा के कगार पर थे, जिंगजे के शब्दों ने उन्हें आशा दी। उस क्षण
जिन जिए के हाथों में मौजूद यूनिकॉर्न पक्षी अब केवल शिकार नहीं था, बल्कि उनके जीवन के लिए एक आशा बन गया था। यह तरह का उत्साह उन लोगों के लिए समझना कठिन है जिन्होंने निराशा का सामना नहीं किया है। जिन जिए ने जब अपनी बात समाप्त की तो उसने कहा, मैं इस अच्छी खबर को दूसरों तक पहुंचाने जा रहा हूं। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने कमरे से बाहर मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब वॉन्डरर्स चिंतित नहीं थे, न ही निराश। उनका मानसिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। वे आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। जलती हुई लपटों को देखते हुए उनकी आंखों में आशा की किरण थी और वे भविष्य के सपने देखने लगे थे। यह एक अच्छा संकेत था। फिर जिन जिए ने कमरे से कमरे में जाकर पहले यूनिकॉर्न पक्षी को दिखाया, फिर इसी तरह के शब्दों को साझा किया। हर कमरे में जब वह गया तो वहां खुशी की आवाजें गूंज उठी, जो बाहर की ठंडी हवा और बर्फ की आवाज को ढक गई। जियांग शुआन पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा था और अपनी उत्कृष्ट सुनने की क्षमता के कारण उसने जिन जिए और वॉन्डरर्स के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना प्रतिभाशाली होगा। एक ही शिकार और कुछ प्रेरणादायक शब्दों के साथ उसने 100 से अधिक वॉन्डरर्स को खुश कर दिया, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक खास प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अपने दौरे के बाद यूनिकॉर्न पक्षी के पंखों पर बर्फ की एक परत जम गई थी और उसका सिर निराशा में झुक गया था। जिन जिए बड़े पेड़ के नीचे आया, जियांग शुआन के सामने खड़ा हुआ, कुछ कहने में संकोच कर रहा था। नेता, यह यूनिकॉर्न पक्षी, जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे मिट्टी के बर्तन में पकाओ और सबको एक कटोरी मांस का सूप दो। ये शब्द, जबकि प्रेरणादायक थे, क्षणिक होते हैं। केवल ठोस लाभ ही वास्तव में वॉन्डरर्स को प्रेरित कर सकते हैं। जिन जिए ने जियांग शुआन का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद नेता। उसकी आवाज में एक हल्का सा संकोच था। हालांकि उसने एक पल के लिए रुककर कहा, पक्षियों पर निर्भर रहना हमें सर्दी से नहीं बचा सकता। बर्फ इतनी अधिक है, हम दूर नहीं जा सकते और आसपास के पक्षियों और जानवरों का अंततः शिकार किया जाएगा। उसकी चिंता स्पष्ट थी, जैसे कि वह सर्दियों के कठिनाइयों के बारे में सोच रहा हो। जियांग शुआन ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैंने इस समस्या के बारे में पहले ही सोचा है और मेरे पास तुम्हें और अधिक भोजन प्राप्त करने के अन्य तरीके हैं। उसकी आवाज में एक ठोस विश्वास था, जो वॉन्डरर्स को आश्वस्त कर रहा था। सभी के लिए पर्याप्त भोजन ताकि वे सर्दी को पार कर सकें। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी महान योजना की ओर इशारा कर रहा हो। जिन जिए ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। यह विश्वास और एकता का समय था और वॉन्डरर्स को एक नई दिशा की आवश्यकता थी। जिन्हें जिए ने अपने दिल में एक नई योजना बनाई और उसने वॉन्डरर्स को बताया, हमें केवल शिकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। उसकी आवाज में एक ठोस विश्वास था। उसने उन्हें समझाया कि कैसे वे बर्फ के बीच में भी जीवित रह सकते हैं। उसने कहा, हम बर्फ में छिपे जड़ी बूटियों और जंगली फलों को खोज सकते हैं, हमें अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना होगा। वॉन्डरर्स ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। जैसे जैसे वह बोलता गया, उनके दिलों में एक नई आशा का संचार होने लगा। जियांग शुआन ने भी उसकी बातों का समर्थन किया। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम सर्दियों में भी जीवित रह सकें। यह सुनकर वॉन्डरर्स ने एकजुट होकर विचार करना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे से सीखा। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर एक नई दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया। जिन जिए ने महसूस किया कि यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह उनके सामूहिक संघर्ष का एक नया अध्याय है। जिन जिए ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा, हम सभी को अपनी अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। वॉन्डरर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक परिवार की तरह हैं। जियांग शुआन ने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। उसकी बातों ने वॉन्डरर्स को और भी प्रेरित किया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नई योजना बनाने के लिए सहमत हो गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, आग की लपटें और भी तेज हो गई और वे सभी एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जिन जिए ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाएगा। उसने कहा, हम इस सर्दी को पार करेंगे और हम एक नई सुबह का सामना करेंगे। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने डर और निराशा को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद की ओर कदम बढ़ाया। जंगल की गहराइयों में जिंगजिए और उसके साथी वांडरर्स ने एक नदी के किनारे विश्राम करने का निर्णय लिया। पानी की धारा की आवाज सुनाई दे रही थी, जो एक सुखद संगीत की तरह लग रही थी। जिंगजिए ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया, जो उसे ताजगी का अनुभव करा रही थी। उन्होंने अपने साथी वांडरर्स से कहा, चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने कहा, यहाँ हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए ताकि हम अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सके। नदी के किनारे बैठते हुए उन्होंने पानी में अपने हाथों को डुबोया और ठंडे पानी ने उनके थके हुए शरीर को तरोताजा कर दिया। जिंगजिए ने पानी की सतह पर लहरें बनाते हुए देखा और उसके मन में एक शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की, हंसी और खुशी के पल बिताए। जिंगजिए ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल भोजन की खोज नहीं थी, बल्कि यह एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक नई दोस्ती बनाने का अवसर था। नदी के किनारे की यह शांति और सौंदर्य उनके दिलों में एक नई उम्मीद का संचार कर रहा था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को निर्देश दिया, लाल गर्म पत्थरों को निकालो और यहाँ ले आओ। उसकी आवाज में एक निश्चितता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। चीशाओ और अन्य तुरंत काम में जुट गए। पहले उन्होंने लकड़ियों का उपयोग करके लाल गर्म पत्थरों को निकालना शुरू किया, फिर उन्हें लताओं की टोकरी में डालने लगे। जैसे ही वे गर्म पत्थरों को उठाते, टोकरी का रंग काला पड़ने लगा। गर्म पत्थरों के संपर्क में आने से उन्हें डर था कि टोकरी जल न जाए, इसलिए वे तेजी से काम करने लगे।
जियांग शुआन के द्वारा निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचते ही उन्होंने सभी पत्थरों को बर्फ की सतह पर डाल दिया। सिजल सिजल सिजल। गर्म पत्थर लगातार गर्मी छोड़ते रहे, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगी और ठंडी बर्फ की परत के नीचे की कठोर बर्फ दिखाई देने लगी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में समझ का एक नया स्तर था। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि जियांग शुआन ने अलाव जलाने और पत्थरों को गर्म करने के लिए क्यों कहा था। बिना इन लाल गर्म पत्थरों के ठंडी और मोटी बर्फ की परत को तोड़ना बहुत कठिन होता। सभी ने एक साथ मिलकर काम किया, उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूती दी। जियांग शुआन की योजना अब स्पष्ट हो रही थी और सभी के दिलों में एक नई आशा की किरण जगमगाने लगी। जैसे ही गर्म पत्थर बर्फ पर गिरे, एक तेज आवाज सुनाई दी, सिजल सिजल। यह ध्वनि जैसे ही वातावरण में गूंजने लगी, सभी ने एक साथ ठंडी बर्फ की परत को देखने के लिए झुक गए। जियांग शुआन ने अपने हाथों को बर्फ की सतह पर रखा, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। सभी ने एक साथ मिलकर ठंडी बर्फ को पिघलाने के लिए काम किया और जैसे जैसे पत्थर गर्म होते गए, बर्फ तेजी से पिघलने लगी। जियांग शुआन ने अपने साथियों को उत्साहित किया, बस थोड़ी और मेहनत करो, हम इस बर्फ को तोड़ सकते हैं। उसकी आवाज में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जिसने सभी को प्रेरित किया। बर्फ की परत धीरे धीरे पिघलने लगी और नीचे की कठोर बर्फ का एक नया रूप सामने आया। सभी ने देखा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। जियांग शुआन ने फिर से पत्थरों को बर्फ पर डालने का निर्देश दिया और सभी ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि वे एक साथ एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे। ठंड और बर्फ के बीच उनकी एकता और साहस ने उन्हें इस कठिनाई को पार करने में मदद की। जियांग शुआन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे कि वह जानता था कि वे सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी, जियांग शुआन ने देखा कि नीचे की बर्फ कितनी कठोर थी। उसने अपनी हड्डी की भाला को मजबूती से पकड़ा और बर्फ की परत को तोड़ने की तैयारी की। उसके साथी उसके चारों ओर एकत्रित हुए, उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता थी। जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त किया, डरो मत, हम इसे कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को साहस देती थी। उसने भाला को बर्फ में गाड़ा और पूरी ताकत से खींचा। बर्फ के टूटने की आवाज सुनाई दी और सभी ने एक साथ चीख मारी। यह एक अद्भुत क्षण था, जैसे कि उन्होंने एक नई दुनिया का दरवाजा खोला हो। जियांग शुआन ने फिर से भाला को गाड़ा और बर्फ को तोड़ने की कोशिश की। उसके साथी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। सभी ने मिलकर बर्फ को तोड़ने का प्रयास किया और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। जियांग शुआन की आवाज में एक चमक थी, जैसे कि वह जानता था कि वे सफलता के करीब हैं। सभी ने एक साथ मिलकर काम किया और उनकी मेहनत ने उन्हें इस कठिनाई को पार करने में मदद की। जियांग शुआन की आवाज में उत्साह था, हम इसे कर सकते हैं, बस और मेहनत करो। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी बर्फ को तोड़ने में सफल हुए, एक नई दुनिया उनके सामने खुलने लगी। बर्फ के नीचे की कठोर सतह को देखकर सभी की आंखों में चमक आ गई। जियांग शुआन ने अपनी हड्डी की भाला को एक ओर रखा और अपने साथियों की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्साह और आशा की एक नई किरण थी। हमने इसे कर लिया, उसने खुशी से कहा। सभी ने एक साथ खुशी मनाई, उनकी आवाजें हवा में गूंजने लगीं। यह एक अद्भुत क्षण था, जैसे कि उन्होंने एक नई शुरुआत की हो। जियांग शुआन ने अपने साथियों को गले लगाया और सभी ने एक दूसरे के साथ खुशी साझा की। ठंड और बर्फ के बीच उनकी एकता ने उन्हें इस कठिनाई को पार करने में मदद की। जियांग शुआन ने कहा, अब हमें आगे बढ़ना है, यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, जो सभी को प्रेरित कर रहा था। उन्होंने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया और सभी ने एक साथ मिलकर नए साहस के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी और सभी के दिलों में एक नई आशा की किरण थी। जियांग शुआन ने एक ठंडी नदी के किनारे पर, जहां बर्फ की मोटी परत बिछी हुई थी, गर्म पत्थरों को लाल गर्म कर दिया था। जैसे ही वो पत्थर बर्फ पर रखे गए, उन्होंने गर्मी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ का एक हिस्सा पिघलने लगा। बर्फ की सतह पर एक गड्ढा बनता गया और अचानक एक बड़ा पत्थर नदी में गिर गया। जियांग शुआन ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तरीके से कुछ और बर्फ के छिद्र बनाओ। उसके साथ खड़े गुतेंग और अन्य लोग उत्साह से काम में जुट गए। जियांग शुआन ने एक तेज पत्थर से बर्फ के छिद्र को चौड़ा करते हुए चिशाओ की ओर देखा, जो जिज्ञासा से पूछ रही थी, क्या ये छिद्र मछली पकड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं? जियांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मछली पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि मछलियां पकड़ने के लिए। चिशाओ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्या मछलियां इतनी मूर्ख होती हैं कि बस एक टोकरी से पकड़ ली जाएं? लेकिन उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही बर्फ के छिद्र में हलचल होने लगी। स्प्लैश! एक बड़ी मछली अचानक पानी के नीचे से उछलकर बाहर आई। उसने अपने पारदर्शी पंख फैलाए और कुछ क्षण के लिए उड़ती रही। उड़ती मछली! जियांग शुआन ने खुशी से एक्सक्लेम्ड किया। यह वही मछली थी जिसने पहली बार उसके जाल में प्रवेश किया था और उसे बहुत निराश किया था। आज उसने फिर से एक उड़ती मछली देखी, जो अपने आप बाहर कूद गई थी। फ्लैप फ्लैप! बर्फ पर उड़ती मछली ने घबराकर अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन वह कोई पक्षी नहीं थी। जियांग शुआन के चेहरे पर एक चमक थी। जब उसने उड़ती मछली को बर्फ पर देखा, उसकी आंखों में उत्साह और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वह उस पल को जी रहा था जब उसने पहली बार इस अद्भुत मछली को देखा था, जो उसकी उम्मीदों से परे थी। उसके मन में उस समय की यादें ताजा हो गई, जब उसने कई जाल लगाए थे, लेकिन वह मछली हमेशा उसके हाथ से निकल जाती थी। अब वह मछली उसके सामने थी, जैसे कि उसे खुद को साबित करने का एक और मौका मिला हो। जियांग ने तेजी से अपनी टोकरी उठाई और मछली की ओर बढ़ा। यह मछली मुझे फिर से धोखा नहीं देगी, उसने सोचा। चिशाओ ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। क्या तुम सच में इसे पकड़ सकोगे? उसने पूछा। जियांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसे पकड़ लूंगा। जैसे ही उसने टोकरी को मछली के पास लाया, मछली ने फिर से उछलने की कोशिश की। फ्लैप फ्लैप! उसकी हलचल ने बर्फ पर एक हलचल पैदा कर दी। जियांग ने अपने हाथों में टोकरी को मजबूती से पकड़ा और मछली की हर हरकत पर नजर रखी। वातावरण में एक रोमांचक तान थी, जैसे कि समय थम गया हो। जियांग की धड़कन तेज हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे ही जियांग ने टोकरी को मछली के करीब लाया,
उसने देखा कि मछली ने फिर से उछलने की कोशिश की। नहीं, तुम नहीं भागोगी, उसने मन में कहा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कि वह किसी जादुई क्षण का गवाह बन रहा हो। बर्फ पर ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में गर्मी थी। मछली ने एक बार फिर से उड़ान भरी और जियांग ने अपनी टोकरी को तेजी से आगे बढ़ाया। स्प्लैश! एक और ध्वनि हुई और मछली ने बर्फ पर गिरकर फिर से अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। जियांग ने टोकरी को और भी करीब लाया और उसकी धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। ची शाओ ने उसे उत्साहित करने के लिए चिल्लाया, बस एक बार और जियांग। जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और टोकरी को मछली के ऊपर लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। क्या वह सफल होगा? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। बर्फ की ठंडक और हवा की हल्की सरसराहट ने उस पल को और भी रोमांचक बना दिया। जियांग ने अपनी आंखें मछली पर केंद्रित की और जैसे ही उसने टोकरी को नीचे किया, उसे लगा कि यह उसकी किस्मत का पल है। जियांग ने टोकरी को तेजी से नीचे किया और जैसे ही उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, वह एक पल के लिए ठहर गया। समय जैसे थम गया था और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मछली ने एक बार फिर से उछलने की कोशिश की, लेकिन जियांग ने उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यह मेरा मौका है, उसने सोचा। टोकरी मछली के ठीक नीचे थी और जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई। स्प्लैश! एक और ध्वनि हुई और उसने मछली को पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। मैंने इसे किया, उसने खुशी से चिल्लाया। चिशाओ ने तालियां बजाईं और कहा, वाह, तुमने सच में इसे पकड़ लिया। जियांग ने मछली को अपनी टोकरी में देखा और उसकी आंखों में गर्व का भाव था। वह जानता था कि यह केवल एक मछली नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य का फल था। बर्फ पर उड़ती मछली अब उसकी टोकरी में थी और उसने महसूस किया कि यह क्षण उसके लिए बहुत खास था। उसने मछली को देखा, जो अब शांत हो चुकी थी, और उसने सोचा कि यह उसकी जीत का प्रतीक है। लियांडोंग शुआन ने मछली को अपनी टोकरी में पकड़ा और उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक मछली नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक थी। चीशाओ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच में इसे पकड़ लिया। जियांग ने गर्व से सिर झुकाया और कहा, यह सब तुम्हारे सहयोग का परिणाम है। उसके दोस्तों ने उसे बधाई दी और खुशी से चिल्लाए। बर्फ के ठंडे वातावरण में उनकी आवाजें गूंज रही थी। जियांग ने मछली को ध्यान से देखा, उसकी पारदर्शी पंखों की चमक ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह जानता था कि यह क्षण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो उसकी सफलता पर खुश थे। हम और भी मछलियां पकड़ सकते हैं, उसने उत्साह से कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग ने फिर से बर्फ पर पत्थरों को गर्म करने का काम शुरू किया और सभी ने मिलकर नए छिद्र बनाने का निर्णय लिया। बर्फ की ठंडक के बावजूद उनके दिलों में गर्मी थी और उन्होंने एक नई शुरुआत की योजना बनाई। उसकी पंखों का उठे को वेदर के लिए लहौली में इनोज कैरेकिंग द्वार इच्छादिया जांग शुआन ने जल्दी से समझ लिया। उसने जो वंडर के पंखों को उठा दबाई गल्ला। जांग शुआन ने खुशी खुशी इसे एक ढक्कन वाले बेल की टोकरी में रखा और ढक्कन लगा दिया। ची शाओ और पास के बेल जनजाति के सदस्य, साथ ही उन वंडरर्स ने इस उड़ने वाली मछली को देखकर इतना चौंक गए कि वे बोल भी नहीं सके। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी और अगला दृश्य सभी को पागल कर देने के लिए काफी था। स्प्लैश स्प्लैश! बर्फ के छिद्र के नीचे नदी से एक बड़ी हलचल हुई। विज विज विज! जल्दी ही पानी से उड़ने वाली मछलियों की एक श्रृंखला बाहर निकली, अपने पंख फैलाते हुए जैसे एक बड़ी चिड़ियों का झुंड, हवा में उड़ते हुए और अंततः बर्फ पर उतरते हुए। यह दृश्य अत्यंत दुर्लभ था। जनजातियों में से कौन ऐसा कुछ कभी देखा था? फ्लैप फ्लैप! दर्जनों मोटी उड़ने वाली मछलियां बर्फ पर अपनी पूंछें मार रही थीं, जिससे बेल जनजाति के सभी लोग पागल हो गए। जल्दी उन्हें पकड़ो! गाओतेंग ने चिल्लाया और फिर उत्साह से निकटतम उड़ने वाली मछली की ओर दौड़ पड़ा। अन्य लोग पीछे नहीं रहना चाहते थे। बर्फ पर फिसलने की परवाह किए बिना वे उड़ने वाली मछलियों पर कूद पड़े। खाना खाना! जिंगजिए एक उड़ने वाली मछली को अपनी बाहों में पकड़े हुए उत्साह से कांप रहा था और उस क्षण उसे क्यों यह नहीं पता, रोने की एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। जब उड़ने वाली मछलियां खुद बाहर कूद गईं, तो जिंगजिए का दिल, जो तनाव में था, अंततः आराम कर गया। तो जिंगजिए ने अपनी बाहों में एक उड़ने वाली मछली को मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन उसके मन में मछली के प्रति एक अजीब सा लगाव था। यह एक अद्भुत क्षण था जब उसने महसूस किया कि जीवन में कभी कभी हमें उन चीजों को पकड़ना चाहिए जो हमें खुश करती हैं, भले ही वे कितनी भी अस्थायी क्यों न हो। बर्फ पर अन्य लोग मछलियों को पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन जिंगजिए का ध्यान केवल अपनी पकड़ में थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही एक उदासी भी। उसने मछली को और मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह एक वादा था, एक वादा जो उसने खुद से किया था। उसके चारों ओर की हलचल अब उसके लिए धुंधली हो गई थी। वह केवल उस मछली को देख रहा था जो उसकी बाहों में थी। बर्फ की ठंडी हवा में जिंगजिए ने महसूस किया कि यह क्षण उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा पल था जो उसे हमेशा याद रहेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। यह एक अद्भुत अनुभव था जो उसे जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। आंगशान शुआन ने देखा कि जिंगजिए की आंखों में आंसू हैं और उसे समझ में आया कि यह क्षण केवल एक मछली पकड़ने का खेल नहीं था। यह एक गहरा अनुभव था जो उनके दिलों को जोड़ रहा था। जियांग शुआन ने अपने दोस्त की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक गंभीरता देखी। वह जानता था कि जिंगजिए के लिए यह मछली केवल एक जीव नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, एक यादगार क्षण का। जियांग शुआन ने धीरे से जिंगजिए के पास जाकर कहा, यह एक अद्भुत क्षण है, हमें इसे संजोकर रखना चाहिए। जिंगजिए ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह सच है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में उन्होंने एक गहरा बंधन महसूस किया। बर्फ की ठंडी हवा में उनके दिलों में गर्मी थी। आसपास के लोग अब भी मछलियों को पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन जियांग शुआन और जिंगजिए का ध्यान केवल एक दूसरे पर था। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने समझा कि जीवन में असली खुशी उन क्षणों में होती है जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। जियांग शुआन ने कहा, चलो हम इस पल को हमेशा याद रखें। जिंगजिए ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा के लिए।
यह एक वादा था, एक वादा जो उन्होंने एक दूसरे से किया था। जैसे ही मछलियां टोकरी में भरती गईं, जियांग शुआन ने देखा कि उसके साथी कितने खुश थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे किसी खजाने को खोज रहे हों। वह जानता था कि यह केवल मछलियां नहीं थी, बल्कि यह उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक थी। हर बार जब एक नई मछली टोकरी में गिरती, एक नई खुशी का एहसास होता। चीशाओ ने अपनी टोकरी को भरते हुए एक पल के लिए रुकी। उसने अपने चारों ओर देखा। सभी लोग मछलियों को पकड़ने में व्यस्त थे और उनकी हंसी और चिल्लाने की आवाजें जैसे एक उत्सव का माहौल बना रही थी। यह अद्भुत है, उसने चिल्लाया, और उसके शब्दों ने सभी को और भी प्रेरित किया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक था। जैसे जैसे वे मछलियों को पकड़ते गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए, अपनी कहानियां सुनाई और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। यह एक ऐसा समय था जब वे सभी एकजुट थे और यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे कि यह मछलियां केवल भोजन नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य की संभावनाएं थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मछलियों की संख्या कम होने लगी। जियांग शुआन ने देखा कि लोग अब थक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने अपने हाथों में टोकरी को मजबूती से पकड़ा, जैसे कि यह उनकी मेहनत का फल हो। चीशाओ ने अपनी टोकरी को एक तरफ रखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक चमक थी। हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसने कहा, और उसके शब्दों ने सभी को एक नई ऊर्जा दी। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमारी मेहनत का फल है। उन्होंने देखा कि लोग अब मछलियों को लेकर जनजाति की ओर लौट रहे थे। उनकी टोकरी भरी हुई थी। यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने एक साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। जैसे जैसे वे जनजाति के पास पहुंचे, उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और खुशी से चिल्लाए। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपनी मेहनत का फल देखा। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल मछलियां नहीं थी, बल्कि यह उनकी एकता और संघर्ष का प्रतीक थी। उन्होंने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की, जैसे कि यह मछलियां उनके भविष्य के लिए एक नई शुरुआत थीं। जियांग शुआन ने अंततः अपनी मेहनत को विराम दिया। बर्फ के छिद्रों के चारों ओर कई शाखाओं को रखकर यह संकेत दिया कि वह फिर से बर्फ के छिद्रों को जमने देगा। उसने सोचा, यदि तीनों बार-बार ऐसा करता रहा तो मछलियां पकड़ना एक चुनौती बन जाएगी। जियांग शुआन ने नदी से मछलियां निकालने की योजना नहीं बनाई। उसने तय किया कि जब वे सर्दी से गुजरेंगे तो वह और अधिक तालाब विकसित करेगा और अधिक मछलियां उगाएगा, बजाय इसके कि वह लगातार नदी से मछलियां पकड़ता रहे। भविष्य में उसने मछली के अंडों को खुद उगाने का भी विचार किया। अगर वह सफल होता तो उसे मछलियों के खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शाम को जियांग शुआन ने 2 बड़े उड़ने वाली मछलियां उस घर में ले जाकर दी जहां पुरानी जादूगरनी रहती थी। इस भारी बर्फ में भी मछलियां पकड़ना। पुरानी जादूगरनी ने बशवारा लापरिस बचाने के कफिया गैंकम सन खरीदा कि जियांग शुआन से नतोता एक उसकरी सूचाई ने देखा कि जब सर्दियों में बर्फ को तोड़ते हैं तो मछलियां खुद बाहर कूद जाती हैं। यह सुनकर पुरानी जादूगरनी ने बार-बार अपनी प्रशंसा व्यक्त की, ये महसूस करते हुए कि जियांग शुआन के पास कई रहस्य हैं, लेकिन उसने और अधिक पूछताछ नहीं की। अपनी उम्र में उसने कई अजीब घटनाएं देखी थीं और समझा था कि सब कुछ पूरी तरह से खोजा और समझा नहीं जा सकता। उस रात वाइन जनजाति के सभी लोग ताजी, नई पकड़ी गई मछलियों का आनंद लेते हैं और यहाँ तक कि भटकने वाले भी एक दिलदार भोजन का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। और जो अतिरिक्त मछलियां थीं, उनके लिए इतनी ठंडी मौसम में खराब होने की चिंता नहीं थी, उन्हें धीरे-धीरे खाने के लिए रखा जा सकता था। देखो, यह भुनी हुई उड़ने वाली मछली, क्या यह मासिक टिकट की तरह नहीं लगती? यांग शुआन ने जब बांस के घर में प्रवेश किया तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी का अनुभव हो रहा था। बर्फ की चादर के नीचे छिपी हुई मछलियों की भरपूरता ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। उसने अपने हाथों में मछलियों का भारी बोझ उठाया था और जैसे ही वह घर के अंदर आया, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। घर के अंदर गर्मी और ताजगी का एहसास हुआ। उसने मछलियों को एक तरफ रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे वह इस सर्दी को न केवल सहन करेगा बल्कि इसे एक अवसर में बदल देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मछलियों को पकाने की योजना बनाई। जैसे ही उसने मछलियों को आग पर रखा, उनकी खुशबू ने पूरे घर को भर दिया। ताजी मछलियों की खुशबू ने उसके दिल को छू लिया। उसने सोचा, यहाँ तक कि इस ठंड में हम एक साथ मिलकर एक शानदार भोजन का आनंद ले सकते हैं। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर मछलियों को पकाया। आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं और मछलियों की सुनहरी चमक ने सबका मन मोह लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए इस पल का आनंद लिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह सिर्फ मछलियां नहीं थी, बल्कि यह उनके बीच की एकता और प्रेम का प्रतीक थी। इस सर्दी में उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर कठिनाइयों का सामना किया। सर्दियों की शिकार यात्रा के बाद जब मौसम अभी भी ठंडा था, वाइन जनजाति के लोग धीरे धीरे शांत हो गए थे। उनके पास पर्याप्त भोजन की आपूर्ति थी, जिससे उन्हें भूख के डर से मुक्ति मिली थी। अगले कुछ दिनों में जिंगजिए ने मजबूत वांडर्स का नेतृत्व किया, जो जियांग शुआन की विधियों का पालन करते हुए मछली पकड़ने और पक्षियों का शिकार करते रहे। कभी कभी वे कुछ छोटे शिकार भी पकड़ लेते थे। दूसरी ओर वाइन जनजाति के असली सदस्य जियांग शुआन और ची शाओ के नेतृत्व में 2 समूहों में विभाजित हो गए। हर दिन भारी बर्फ के बीच वे पास के जंगल में शिकार करने के लिए बारी बारी से निकलते थे। इसका कारण केवल भोजन नहीं था, बल्कि नए योद्धाओं की युद्ध क्षमताओं को अधिकतम करना भी था। वाइन जनजाति की वर्तमान स्थिति सुरक्षित नहीं थी, उनकी किस्मत हमेशा अच्छी नहीं रह सकती थी और एक दिन उन्हें अपने बल पर दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। जनजाति के सदस्यों के लिए युद्ध शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज तरीका सीधे शिकार पर जाना था। शिकार न केवल योद्धा की शारीरिक शक्ति को परखता है, बल्कि धैर्य, अवलोकन कौशल, तीरंदाजी, जाल बिछाने, लड़ाई कौशल और विभिन्न समग्र क्षमताओं का भी परीक्षण करता है। निश्चित रूप से जंगल खतरनाक है और शिकार भी। अनुभवी योद्धा भी एक छोटी सी गलती से अपनी जान गंवा सकते हैं। केवल वही योद्धा जो बार बार शिकार में जीवित रहते हैं, वे जनजाति की सच्ची रीढ़ बन सकते हैं। जनजाति का निष्कासन नियम
नियम इतना क्रूर और बेबस है। स्नॉट स्नॉट। जंगल में जहां बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक रखा था, 3 भूखे सुअर एक साथ चल रहे थे। उनकी आंखों में भूख की तीव्रता थी और वे अपने चारों ओर के वातावरण को ध्यान से देख रहे थे। बर्फ के नीचे छिपे पौधों की जड़ों की तलाश में उन्होंने अपनी नाक से बर्फ को हटाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बर्फ को हटाया, उनकी तेज दांतों ने कठोर बर्फ को तोड़कर घास के छोटे टुकड़े खोजने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उनकी सांसें ठंडी हवा में घुलकर एक अद्भुत ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। जंगल की चुप्पी में केवल उनके पैरों की आवाज और बर्फ के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह दृश्य न केवल उनकी भूख को दर्शाता था, बल्कि जंगल के जीवन के संघर्ष को भी। हर कदम पर उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना था। ठंड और भूख के बीच ये सुअर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उनके पैरों के निशान बर्फ में गहरे होते गए, जैसे कि उनकी यात्रा की कहानी बर्फ पर लिखी जा रही हो। जंगल की ठंडी सुबह में 3 भूखे सुअर बर्फ में धंसते हुए चल रहे थे। उनकी आंखों में भूख की तीव्रता थी और वे अपने चारों ओर के वातावरण को ध्यान से देख रहे थे। बर्फ के नीचे छिपे पौधों की जड़ों की तलाश में उन्होंने अपनी नाक से बर्फ को हटाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बर्फ को हटाया, उनकी तेज दांतों ने कठोर बर्फ को तोड़कर घास के छोटे टुकड़े खोजने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उनकी सांसें ठंडी हवा में घुलकर एक अद्भुत ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। जंगल की चुप्पी में केवल उनके पैरों की आवाज और बर्फ के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह दृश्य न केवल उनकी भूख को दर्शाता था, बल्कि जंगल के जीवन के संघर्ष को भी। हर कदम पर उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना था। ठंड और भूख के बीच ये सुअर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उनके पैरों के निशान बर्फ में गहरे होते गए, जैसे कि उनकी यात्रा की कहानी बर्फ पर लिखी जा रही हो। जांग शुआन और उसके साथी 8 योद्धा घने जंगल के किनारे छिपे हुए थे, जहां 3 विशाल जंगली सुअर अपने मोटे काले बालों में लिपटे हुए घास और झाड़ियों में मुंह मार रहे थे। इज़ुआंग ने अपने साथियों को इशारा किया। उनकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, सामान्यतः सुअर समूह में चलते हैं, लेकिन आज ये 3 अकेले हैं। हमें इन्हें भागने नहीं देना चाहिए। उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी, जो उनकी योजना की गंभीरता को दर्शा रही थी। हमारे पास बहुत लोग हैं और अब बर्फ भी गहरी है। ये सुअर लंबे समय से भूखे हैं। हमारे पास सफल होने के अच्छे मौके हैं। जियांग ने आगे कहा, अगर हम सफल होते हैं तो ये 3 बड़े सुअर हमारी पूरी जनजाति के लिए काफी भोजन देंगे। उसके साथी गौतेंग और अन्य नर्वस थे, क्योंकि यह उनका पहला शिकार था। जियांग ने उन्हें निर्देशित किया, गौतेंग और मैं पहले जाऊंगा और इन्हें उकसाऊंगा, बाकी लोग साथ जाल बिछाने का काम करें। जियांग की आवाज में एक गंभीरता थी, जो सभी को सचेत कर रही थी। याद रखें, सुअर बेहद क्रूर होते हैं और अगर इन्हें चोट लगी तो ये और भी आक्रामक हो जाते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण था। जियांग ने अपने साथी योद्धाओं को ध्यान से निर्देशित किया। उनका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, गौतेंग और मैं पहले जाऊंगा और तुम सभी यहाँ जाल तैयार करो। उनके शब्दों में एक अद्भुत दृढ़ता थी, जो उनके अनुभव और जिम्मेदारी को दर्शा रही थी। उन्होंने जंगल के भीतर एक घने हिस्से की ओर इशारा किया, जहां वे सुअरों को लाना चाहते थे। तुम सभी को पेड़ों के चारों ओर रस्सियां बंधनी है। एक छोर पेड़ से बांधो और जब सुअर उस जगह पर आए तो रस्सी को खींचकर उसे गिरा दो। जियांग की योजना सुनकर सभी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में उत्सुकता और डर का मिश्रण था। जियांग ने आगे कहा, अगर हम 1 या 2 सुअर को गिरा लेते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने उन्हें एक मजबूत पेड़ का चयन करने के लिए भी कहा, ताकि संकट के समय में वे वहां चढ़ सकें। जियांग की आवाज में एक गंभीरता थी, जो सभी को सचेत कर रही थी। याद रखें, पेड़ पर चढ़ने से पहले उसे अच्छे से परख लेना। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। जियांग ने फिर से कहा, चलो अब हम शुरू करते हैं। जियांग और गौतेंग ने धीरे धीरे जंगल में प्रवेश किया। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, हर पेड़ और झाड़ी को ध्यान से परखा। जियांग ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, ये सुअर भूखे हैं और हम पर हमला कर सकते हैं। उनके शब्दों में एक गहरी चिंता थी, जो उनके अनुभव को दर्शा रही थी। उन्होंने एक घने पेड़ की ओर इशारा किया, जहां से वे सुअरों को उकसा सकते थे। गौतेंग ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपने हथियारों को मजबूत किया। जियांग ने कहा, याद रखें, अगर हम सफल होते हैं तो यह हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। उन्होंने अपनी योजना को फिर से दोहराया, जब मैं सुअरों की ओर बढ़ूं, तुम लोग तैयार रहना। उनके दिलों में एक अद्भुत उत्साह था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। जियांग ने धीरे से कहा, हमारे पास एक मौका है, हमें इसे नहीं खोना चाहिए। उन्होंने अपने हाथ में अपनी धनुष को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही सुअर जियांग और गौतेंग की ओर दौड़े, जंगल में एक अराजकता फैल गई। जियांग ने तेजी से अपनी धनुष से तीर छोड़ा और गौतेंग ने अपनी भाला को मजबूती से पकड़ा। सुअर की तेज गति ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन जियांग ने खुद को संभाला। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अब जाल उठाओ। जैसे ही सुअर जाल के पास पहुंचा, योद्धाओं ने एक साथ रस्सी को खींचा। सुअर अचानक गिर पड़ा और जियांग ने तुरंत अपनी भाला उठाई। गौतेंग ने भी उसी समय अपनी भाला से वार किया। जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। केवल सुअर की कराह सुनाई दे रही थी। जियांग ने कहा, हमने एक सुअर गिरा लिया। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन तभी एक और सुअर ने पीछे मुड़कर उन पर हमला किया। जियांग ने चिल्लाते हुए कहा, सावधान, और सभी योद्धा एक साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। यह एक बड़ा खतरा था, लेकिन उनकी आंखों में साहस था। जियांग शुआन ने देखा कि रस्सियों को स्थापित करने के बाद भी मजबूत पेड़ की छाल की रस्सियां बची हुई थी। उन्होंने अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे इन रस्सियों को बर्फ के करीब सक्रिय रस्सियों के पहले और
बाद में स्थापित करें ताकि जंगली सुअरों को फंसाने की संभावना बढ़ सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जियांग शुआन ने एक बार फिर से सावधानी से निरीक्षण किया। उनके दिल में एक हल्का सा सुकून था, लेकिन चिंता का एक कण अभी भी बना हुआ था। जियांग शुआन ने हाथ लहराया और गू तेंग को सुअरों के स्थान की ओर ले गया। उस क्षण में 3 सुअर बर्फ और मिट्टी को नोचते हुए भोजन की तलाश में थे, अनअवेयर कि उन्हें देखा जा रहा था। जियांग शुआन ने सावधानी से 3 सुअरों के पीछे पहुंचकर मोटे पेड़ के तनों के पीछे छिप गए। उन्होंने धीरे धीरे सुअरों की ओर झांका और एक पल के लिए सोचा। फिर उन्होंने गू तेंग से फुसफुसाते हुए कहा, दूरी ज्यादा नहीं है, छोटे भाले का इस्तेमाल करो, उनके पीठ पर निशाना लगाओ और फेंको। उन्होंने धनुष और तीर का उपयोग न करने का कारण बताया, क्योंकि उन्हें सुअर के महत्वपूर्ण स्थान पर सटीकता से निशाना लगाने में आत्मविश्वास नहीं था। छोटी दूरी पर छोटे भाले अधिक उपयोगी और सटीक होते हैं। अगर शीक्यू यहाँ होते तो जियांग शुआन धनुष और तीर का सुझाव देते, क्योंकि शीक्यू की तीरंदाजी वाइन जनजाति में सबसे बेहतरीन थी। गू तेंग ने सिर हिलाया और एक सीधा छोटा भाला और एक भाला फेंकने वाला निकाला। भाला फेंकने वाला एक सपाट लकड़ी का टुकड़ा था, जिसके अंत में एक कांटा था जो भाले के पीछे को पकड़े रखता था। यह जियांग शुआन द्वारा बनाया गया था, एक साधारण संरचना, बस एक उपयुक्त शाखा खोजने की आवश्यकता थी, जिसे पॉलिश करके उस पर हड्डी के ब्रैकेट को चिपकाना था। जियांग शुआन और गू तेंग ने अपने स्थान को और भी सुरक्षित बनाने के लिए सावधानी से योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने सुअरों को देखा, उनके दिलों में एक अद्भुत उत्साह और डर का मिश्रण था। जियांग शुआन ने अपने मन में विचार किया कि यह शिकार केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि उनकी जनजाति की गरिमा और अस्तित्व के लिए भी है। उन्होंने गू तेंग की आंखों में देखा, जो उत्सुकता और संकोच से भरी हुई थी। जियांग ने धीरे से कहा, ध्यान से, हमें चुप रहना है। उन्होंने अपनी भाले को उठाया, उसकी धार पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। उन्होंने गू तेंग को इशारा किया और दोनों ने एक साथ सांस ली। जैसे ही उन्होंने भाले को पीछे खींचा, एक ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया, जिससे उनके दिलों में एक हलचल सी हुई। जियांग ने फिर से कहा, अब, और दोनों ने अपने भाले को एक साथ फेंका। भाले हवा में तैरते हुए सुअरों की ओर बढ़े, जैसे कि वे एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हों। जियांग का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि वह खुद को उस क्षण में समर्पित कर रहा हो। उन्होंने देखा कि भाले सुअरों की पीठ पर लगते हैं, और एक क्षण के लिए समय थम गया। सुअरों ने चौंक कर मुड़कर देखा और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जियांग और गू तेंग ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे पर जीत और आशंका का मिश्रण था। जैसे ही भाले सुअरों को लगे, जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। सुअर, जो पहले से ही भोजन की तलाश में व्यस्त थे, अब उनके दिलों में एक अद्भुत उत्साह का संचार हुआ। जियांग ने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि उनकी जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जैसे ही सुअर भागने लगे, जियांग और गू तेंग ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। उनके कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी, जैसे कि वे एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हों। जियांग ने अपने मन में सोचा, हमें उन्हें पकड़ना होगा, यह हमारी जीत है। उन्होंने अपने हाथ में भाले को मजबूती से पकड़ा और तेजी से सुअरों की ओर बढ़े। सुअरों की तेज गति ने उन्हें और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। जियांग ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि वह खुद को उस क्षण में पूरी तरह से समर्पित कर रहा हो। जैसे ही वे सुअरों के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सुअर अचानक गिर पड़ा। जियांग ने गू तेंग की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी और गर्व का भाव था। हमने एक पकड़ा, जियांग ने चिल्लाया और उनके शब्द जंगल में गूंज उठे। यह एक जीत थी जो उन्होंने अपनी मेहनत और साहस से प्राप्त की थी। एक साधारण लेकिन प्रभावी उपकरण, भाला फेंकने वाला, जियांग शुआन की ताकत और सटीकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसने अपने हाथ में भाले को पकड़ा और अपने साथी गू तेंग की ओर देखा। तुवे वाले को भाला मार, मैं दाएं वाले को। उसकी आवाज में एक निश्चितता थी जो उनके साहस को बढ़ा रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कि वे एक अदृश्य बंधन में बंधे हो। जियांग का भाला चाहे किस्मत से या सटीकता से दाएं सुअर के पीछे में घुस गया। ओइंक! सुअर ने दर्द में कराहते हुए आवाज निकाली, उसका शरीर पीड़ा से झुक गया। दूसरी ओर गुओ तेंग का भाला भी बाएं सुअर के मांसल हिस्से में धंस गया, लेकिन उसे उतना नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही दोनों सुअर घायल हुए, उन्होंने तुरंत जियांग और गुओ तेंग की ओर देखा, जो अभी भी भाला फेंकने वालों को पकड़े हुए थे। दोनों बड़े सुअरों की आंखें लाल हो गई। वे भागने के बजाय एक साथ जंगली तरीके से चार्ज करने लगे। घायल सुअर ने पीड़ा में झुकते हुए दौड़ लगाई, उसकी स्थिति और भी अधिक भयंकर हो गई। जाओ! जियांग ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। गुओ तेंग उसके पीछे था। दोनों ने जंगल में तेजी से प्रवेश किया, जहां उन्हें जाल की रस्सियां मिली। जंगल की गहराई में जियांग और गुओ तेंग ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कि वे किसी खतरनाक खेल में शामिल हों। सुअरों की गर्जना और पत्तियों की सरसराहट ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। जियांग ने गुओ तेंग की ओर इशारा किया और दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। उनकी गति तेज थी, जैसे कि वे हवा में उड़ रहे हों। जियांग ने एक पेड़ की ओर इशारा किया, जहां जाल की रस्सियां लटक रही थीं। वहां, उसने चिल्लाया। दोनों ने एक साथ पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया। उनकी उंगलियां लकड़ी की छाल को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थीं। सुअर अभी भी उनके पीछे थे, उनकी आंखों में खून का रंग था और वे बिना रुके दौड़ रहे थे। जियांग ने महसूस किया कि अगर वे जल्दी नहीं करते तो सुअर उन्हें पकड़ लेंगे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ पर चढ़ने लगे। पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचते ही उन्होंने नीचे देखा और देखा कि सुअर अब उनके ठीक नीचे थे। जंगल में भागते हुए जियांग और गुओ तेंग ने अपने चारों ओर की हर आवाज को ध्यान से सुना। सुअरों की गर्जना, पत्तियों की सरसराहट और उनकी अपनी धड़कनें, सब कुछ एक साथ मिलकर एक खतरनाक संगीत बना रहे थे। जियांग ने महसूस किया कि उन्हें अपनी गति को बनाए रखना होगा, नहीं तो वे
सुअरों के शिकंजे में फंस जाएंगे। अचानक उन्होंने एक खुला स्थान देखा जहां कुछ बड़े पत्थर थे। वहां जियांग ने इशारा किया। दोनों ने तेजी से उस दिशा में दौड़ना शुरू किया। जैसे ही वे पत्थरों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुअर अब भी उनके पीछे थे, लेकिन उनकी गति धीमी हो रही थी। जियांग ने एक पत्थर के पीछे छिपने का निर्णय लिया। गो तेंग ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली, जैसे कि वे एक खतरनाक खेल में शामिल हों। सुअर ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाई, लेकिन उन्हें नहीं देख पाए। जियांग ने अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए अपने साथी की ओर देखा। क्या हम बच जाएंगे? गो तेंग ने धीरे से पूछा। जियांग ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। हमें बस धैर्य रखना होगा। जियांग और गुओ तेंग ने पत्थरों के पीछे छिपकर सुअरों की हर हरकत पर नजर रखी। सुअरों की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि वे अपने शिकार को खोजने के लिए बेताब हों। जियांग ने महसूस किया कि समय उनके खिलाफ चल रहा था। हर पल, हर सेकंड उनके लिए एक चुनौती बनता जा रहा था। अचानक एक सुअर ने अपने सिर को ऊंचा उठाया और उनकी दिशा में देखने लगा। जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गुओ तेंग की ओर देखा, जो उसकी आंखों में चिंता को पढ़ सकता था। क्या हमें भागना चाहिए? गुओ तेंग ने फुसफुसाते हुए पूछा। जियांग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हमें अभी इंतजार करना होगा। सुअर ने एक बार फिर से अपनी आंखें चारों ओर घुमाई, लेकिन फिर वह दूसरी दिशा में मुड़ गया। जियांग ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक अस्थायी राहत थी। जैसे ही सुअर ने अपनी दिशा बदली, जियांग ने गुओ तेंग से कहा। अब दोनों ने एक साथ बाहर निकलकर दौड़ना शुरू किया। उनके दिलों में साहस और डर का मिश्रण था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल की गहराई में उनकी भागने की आवाजें गूंजने लगी। जंगल में एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। सूरज की पहली किरणें बर्फ पर चमक रही थी, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें एक नई शुरुआत का संकेत दिया हो। जियांग और गो तेंग ने अपने योद्धा साथियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई थी। वे अब और भी मजबूत और एकजुट थे। जियांग ने अपने साथियों से कहा, हमने एक कठिन लड़ाई लड़ी है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमें अपनी जनजाति को और भी मजबूत बनाना है। उसके शब्दों में एक नई ऊर्जा थी, जो सभी के दिलों में उत्साह भर रही थी। बर्फ की ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वह उन्हें और भी प्रेरित कर रही थी। जियांग ने देखा कि उसके साथी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और एक नई प्रतिज्ञा की। हम एकजुट होकर अपनी जनजाति की रक्षा करेंगे। यह एक नया अध्याय था, एक नई यात्रा की शुरुआत। जियांग ने महसूस किया कि उनकी जनजाति अब और भी मजबूत हो गई थी और वे एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। यह लड़ाई केवल एक सुअर के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी सामूहिक शक्ति का प्रतीक थी। जियांग ने अपने दिल में एक नई प्रेरणा महसूस की और उसने ठान लिया कि वह अपनी जनजाति के लिए और भी अधिक करेगा। एक विशाल पेड़ की शाखा से लटके हुए लताओं को पकड़कर जियांग शुआन ने अपने पैरों को जोर से लात मारी और जंगली सुअर के सामने झूल गया। धड़ाएंगे, उसकी आवाज गूंज उठी कि आज कुर्बों को निकाल ले। वंचिया संभव था, क्योंकि जब सुअर कूदता है तो वह ऊंचा नहीं कूदता और उसका सिर तेज दांतों के साथ नीचे होता है। इससे पहले कि कोई फिसले, वह या तो उसके मजबूत खुरों से कुचला जाएगा या उसके दांतों से चुभ जाएगा। इसलिए टकराव से बचने के लिए आलसी गधे की तरह लुढ़कना सबसे समझदारी भरा विकल्प था। भले ही यह थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन यह जीवन के लिए प्रभावी था। जैसे ही जियांग ने सुअर को बचाया, गौ तेंग ने पेड़ की शाखा से झूलते हुए कूदकर अपने लंबे भाले को पकड़ा और सुअर की पीठ पर तेजी से वार किया। हाँ, फिर से पीठ पर वार करना सुअर के पास कमजोर बिंदुओं की कमी थी। आंखों और पीठ को छोड़कर अन्य बिंदुओं पर वार करना कठिन था। गर्जना, सुअर की पीठ समय पर मुड़ने में असमर्थ चुभ गई, जिससे वह चिल्लाया और कुछ कदम आगे बढ़ गया। फिर गौ तेंग की ओर देखने लगा। इस समय घाव ने सुअर को पागल कर दिया। उसकी आंखें रक्तवर्णी और लाल हो गई और वह भागने की बात भूल गया। जैप, जैसे ही सुअर का ध्यान गौ तेंग की ओर गया, जियांग ने मौके का फायदा उठाते हुए एक हड्डी की भाला को उसके पेट में घुसा दिया और उसे बाहर खींच लिया। खून बर्फीली जमीन पर गिरा, जो कि गहरे लाल रंग का था। जंगली सुअर पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठा। गौ तेंग की ओर बेतरतीब ढंग से दौड़ने लगा, जैसे वह आपसी विनाश के लिए जा रहा हो। जियांग शुआन ने जब देखा कि सुअर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि यह पल उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। उसने अपनी आंखों में साहस भरते हुए अपने फरों को उठाया। जियांग ने एक तेजी से लुढ़कते हुए खुद को बचाया। उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं इसे रोक सकता हूँ? लेकिन उसे पता था कि यह एक खतरनाक खेल है। गौ तेंग ने अपनी भाला को मजबूती से पकड़ा और सुअर की पीठ पर वार करने के लिए तैयार हो गया। जियांग ने देखा कि गौ तेंग की आंखों में भी वही साहस था जो उसके मन में था। जैसे ही सुअर ने गौ तेंग की ओर मुड़ने की कोशिश की, जियांग ने तुरंत अपनी भाला को उठाया और सुअर के पेट में घुसा दिया। खून की धार बर्फ पर गिरने लगी और जियांग ने अपने हाथों में एक ठंडी लहर महसूस की। सुअर की गुस्से से भरी आंखें अब और भी लाल हो गईं, जैसे वह पूरी तरह से पागल हो गया हो। जियांग ने अपने आप से कहा, यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। उसने फिर से अपनी भाला को उठाया और सुअर की ओर बढ़ा। यह एक अद्भुत और भयानक क्षण था, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष स्पष्ट था। जैसे ही गौ तेंग ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कर रहा था। पेड़ की छाल की खुरदुरी सतह उसके हाथों में चुभ रही थी। ऊपर चढ़ते हुए उसने नीचे देखा, जहां जियांग शुआन ने अपनी पूरी ताकत से सुअर का सामना किया। उसकी मांसपेशियां तन गई थी। वह सुअर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, हर बार सही समय पर वार करने की कोशिश कर रहा था। गो तेंग ने देखा कि जियांग शुआन ने एक बार फिर सुअर पर वार किया और सुअर की खाल पर एक गहरा घाव बन गया। खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, जैसे कि युद्ध का एक खौफनाक सबूत। गो तेंग का दिल धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह भी इस लड़ाई में कुछ कर सकेगा, लेकिन वह जानता था कि उसकी ताकत अभी नहीं थी। पेड़ की ऊंचाई से वह जियांग शुआन के साहस को देख रहा
था जो उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा दोस्त, उसने मन में सोचा। जियांग शुआन ने फिर से एक तेज वार किया और सुअर ने एक दर्दनाक आवाज निकाली। गो तैंग ने महसूस किया कि सुअर अब कमजोर हो रहा था। यह मौका है, उसने सोचा, लेकिन क्या वह खुद को नीचे उतारने की हिम्मत जुटा पाएगा? पेड़ की ऊंचाई से नीचे देखने पर उसे लगा कि वह एक अलग दुनिया में है जहां डर और साहस का एक अद्भुत संगम हो रहा है। जैसे जैसे जियांग शुआन ने सुअर पर वार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। सुअर की हर हरकत को वह ध्यान से देख रहा था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को। उसने महसूस किया कि सुअर की गति अब धीमी हो रही थी और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। अब या कभी नहीं, उसने सोचा। जियांग शुआन ने अपनी भाला को एक बार फिर सुअर की ओर बढ़ाया और इस बार उसने पूरी ताकत से वार किया। जियार जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में अब भी हलचल थी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ की छायाएं अब और गहरी हो गई थी। हवा में एक गंध थी जो खून और मिट्टी की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। यह हो गया, उसने सोचा, लेकिन उसके मन में एक हल्की चिंता भी थी। क्या यह सच में खत्म हो गया? क्या सुअर अब और हमला नहीं करेगा? उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे और सुअर के गिरने के बाद उसने उसकी स्थिति का आकलन किया। सुअर जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में अब भी हलचल थी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ की छायाएं अब और गहरी हो गई थी। हवा में एक गंध थी जो खून और मिट्टी की थी। यह एक भयानक लेकिन वास्तविकता थी। गोतैंग ने पेड़ से नीचे उतरने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। उसने अपने पैरों को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उसके मन में एक अद्भुत साहस था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। स्वर के गिरने के बाद गोतैंग और जियांग शुआन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में एक गहरी समझ बनी। यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि एक अनुभव था जिसने उन्हें और भी करीब ला दिया। जियांग शुआन ने कहा, यहाँ से हमें सीखना चाहिए। गोतैंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। हाँ, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने सुअर के शरीर के पास बैठकर उस क्षण को जीने का निर्णय लिया। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी। उन्होंने अपने हाथों में हड्डी की भाला को मजबूती से पकड़ा और उस क्षण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जंगली सुअर की खाल के पास बैठकर उन्होंने अपनी दोस्ती की गहराई को महसूस किया। हमने एक साथ यह किया, गोतैंग ने कहा, और जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम हमेशा एक टीम रहेंगे। यह एक वादा था जो उन्होंने एक दूसरे से किया। उस दिन की धूप में उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत की। जियांग शुआन ने अपनी भाला को सावधानी से संभालते हुए अपने चारों ओर के वातावरण का अवलोकन किया। जंगल की ठंडी हवा में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया। तुमने अपनी पूरी कोशिश की और यही मायने रखता है, उसने कहा। गोतैंग ने सिर झुकाया, लेकिन जियांग शुआन की बातें उसके दिल में एक नई आशा जगाने लगी। जैसे ही वे स्लेज को खींचने लगे, जियांग शुआन ने अपने साथियों की मेहनत और बलिदान को देखा। बर्फ की चादर पर उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा में उनकी सांसों की गर्मी थी। हमने यह किया, हम एक साथ हैं, उसने अपने दिल में सोचा। जियांग शुआन ने एक पल के लिए रुककर अपने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि यह केवल शिकार नहीं था, बल्कि एक बंधन था जो उन्हें एकजुट करता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी हिम्मत और एकता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने साथियों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जियांग शुआन ने जनजाति के उत्सव के बीच खड़े होकर अपने दिल में एक नई जिम्मेदारी महसूस की। उसने देखा कि उसके साथी, जो पहले थके हुए और निराश थे, अब खुशी और गर्व से भरे हुए थे। यह सब हमारी एकता का परिणाम है, उसने सोचा। जनजाति के लोग नृत्य कर रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक शिकार नहीं किया, बल्कि एक नई पहचान बनाई है। हम एक परिवार हैं, उसने अपने मन में कहा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत है। हम आगे बढ़ेंगे और हम कभी हार नहीं मानेंगे, उसने ठान लिया। जनजाति के मुखिया ने जियांग शुआन की ओर देखा और कहा, तुमने हमें गर्वित किया है और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके दिल में एक नई प्रेरणा जाग उठी। इस उत्सव के बीच उसने अपने भविष्य की ओर एक नई दृष्टि देखी। मैं अपने साथियों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, उसने मन में कहा। यह क्षण उनके लिए केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी।